सुपर जीन 2 विकास अध्याय 201। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी उसने अचानक रेगिस्तान में कुछ अजीबोगरीब चीज देखी। यह क्या है? लिनशेन ने रेगिस्तान में एक विशालकाय मशरूम उगता हुआ देखा। बेशक यह असली मशरूम नहीं था, बल्कि एक छोटी पहाड़ी की तरह ढेर हुआ रेत का टीला था। लिनशेन इस भावना से मुक्त नहीं हो सका कि रेत का टीला अजीबोगरीब था। कोई भी हवा ऐसी संरचना नहीं बना सकती जब तक कि यह मानव निर्मित न हो। उसने ईविल ड्रैगन को थोड़ा ऊपर उड़ने दिया, लेकिन दृश्यमान सीमा के भीतर मनुष्यों या अल्ट्राबन जनजाति के कोई संकेत नहीं थे। अगर यह मनुष्यों और अल्ट्राबन जनजाति द्वारा ढेर नहीं किया गया था, तो क्या यह उन क्रिस्टल योद्धाओं द्वारा किया गया हो सकता है? लिनशेन ने उत्सुकता से सोचा, क्योंकि वह ईविल ड्रैगन को टीले के करीब ले गया और उसके चारों ओर चक्कर लगाया। उसे आश्चर्य हुआ कि टीला रेत का ढेर नहीं बल्कि एक रेत का खोल था जो अंदर की ओर एक छोटे से छेद के साथ चिपका हुआ था। लिनशेन दुष्ट ड्रैगन की पीठ से कूद गया, छेद के पास गया और अंदर एक टॉर्च जलाई। अंदर देखने पर उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। अंदर शुतुरमुर्ग के अंडे के आकार के बेस म्यूटेशन अंडे भरे हुए थे। उनमें से अधिकांश हरे क्रिस्टल जैसे बेस म्यूटेशन अंडे थे, जिनमें कुछ नीले क्रिस्टल बेस म्यूटेशन अंडे और कुछ बिखरे हुए बैंगनी क्रिस्टल बेस म्यूटेशन अंडे थे। लिनशेन को और भी अधिक उत्साहित करने वाली बात यह थी कि एक त्वरित स्कैन के बाद उसने उनमें से 3 लाल क्रिस्टल बेस म्यूटेशन अंडे देखे। मैंने जैकपॉट मारा है। इतने सारे म्यूटेंट बेस म्यूटेशन अंडे मेरे बेस म्यूटेशन दर को 100% तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होने चाहिए, लिनशेन ने छोटे से छेद से बाहर निकलते हुए खुशी से सोचा। यहाँ बहुत सारे बेस म्यूटेशन अंडे थे। लिनशेन म्यूटेंट का खुद इस्तेमाल कर सकता था, और जो भी वह इस्तेमाल नहीं कर सकता था उसे उसकी बहन बेच सकती थी। लेकिन इतने सारे बेस म्यूटेशन अंडे होने के कारण उन्हें वापस ले जाना एक समस्या थी। उसके बैग में सब कुछ नहीं आ सकता था, और उन्हें वापस टेलीपोर्ट करने के लिए उसे उन्हें छूने या बैग में ले जाने में सक्षम होने की आवश्यकता थी। लिनशेन जो बैग लेकर आया था उसमें अधिकतम 200 अंडे आ सकते थे, और यहाँ कम से कम कई हजार बेस म्यूटेशन अंडे थे। वह उन सभी को एक साथ नहीं ले जा सकता था। मैं पहले म्यूटेंट ले लूँगा। सौभाग्य से मैं जल्दी आ गया। अग्रणी होने के हमेशा अपने फायदे होते हैं। लिनशेन ने एक बड़ा बैग निकाला और टॉर्च की मदद से चारों ओर देखने के लिए उसमें म्यूटेंट अंडे चुनना शुरू कर दिया। ये लाल क्रिस्टल बेस म्यूटेशन अंडा अजीब लग रहा है। लिनशेन ने एक लाल बेस म्यूटेशन अंडा उठाया, लेकिन देखा कि इसमें कुछ अलग था। लिनशेन को शुरू में 3 लाल क्रिस्टल बेस म्यूटेशन अंडे मिले थे, सभी आड़ू लाल रंग के थे। हालांकि यह विशेष रूप से गहरे लाल रंग का था, सटीक रूप से रक्त लाल। अब बारीकी से जांच करने का समय नहीं था। लिनशेन ने इसे अपने बैग में भर लिया, फिर अन्य म्यूटेंट बेस म्यूटेशन अंडों को छांटना जारी रखा। काफी प्रयास के बाद उन्होंने सभी दृश्यमान म्यूटेंट अंडे एकत्र किए। 34 नीले क्रिस्टल बेस म्यूटेशन अंडे, 14 बैंगनी क्रिस्टल बेस म्यूटेशन अंडे और 4 लाल क्रिस्टल बेस म्यूटेशन अंडे। 4 लाल क्रिस्टल बेस म्यूटेशन अंडों में से एक गहरा लाल रंग का था। लिनशेन के लिए ऐसा ढेर मिलना एक तरह से किसी को खोजने जैसा था, एक खजाना जिसकी रक्षा एक दुष्ट ड्रैगन कर रहा था, सिवाय इसके कि इस खजाने की रक्षा करने वाला कोई ड्रैगन नहीं था। मैं एक मूव हूँ, ले जाने की कला में मजबूत हूँ, मैं उस बड़े घर को खाली और हवादार बना दूंगा। लिनशेन ने ग्रीन क्रिस्टल बेस म्यूटेशन एग्स के ढेर के ऊपर आराम करते हुए गुनगुनाया। इस विशाल खजाने के साथ उसने कहीं और जाने की योजना नहीं बनाई। वह बस समय आने पर वापस टेलीपोर्ट हो जाएगा। फिर कुछ बार टेलीपोर्ट करने के बाद वह अंदर के सभी बेस म्यूटेशन एग्स को खाली कर सकता था। बस हजारों क्रिस्टल बेस एग्स के बारे में सोचिए, वे कितने पैसे कमाएंगे। क्रिस्टल बेस एग्स का ये बैच लिनशेन को अमीर बना सकता है। लेकिन व्यापार वास्तव में लिनशेन की ताकत नहीं थी। इसे अपनी बहन के लिए छोड़ देना बेहतर होगा। बेस म्यूटेशन एग्स के इस बैच को बेचने के बाद क्या मैं सीकॉर्न बेस का आधा हिस्सा खरीद पाऊंगा? क्या तब सभी मुझे लिन बेंचैन कहेंगे? भविष्य में मैं केवल मुर्गियों द्वारा दिए गए अंडे खाऊंगा, केवल गायों का दूध पीऊंगा। नहाने के समय 4 स्नान परिचारक होने चाहिए। मुझे आगे, पीछे, बाएं और दाएं से साफ करना। जैसे ही लिनशेन ने अपने भविष्य के शानदार जीवन का सपना देखा, उसने अचानक छेद के प्रवेश द्वार से एक अजीब सी आवाज़ सुनी। लिनशेन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से टॉर्च बंद कर दी। उसकी निगाहें प्रवेश द्वार पर मंद रोशनी पर टिकी हुई थीं। अरे, मुझे मत बताओ कि जिसने ये अंडे दिए थे वह वापस आ गया है। लिनशेन को अंदर से कुछ घबराहट महसूस हुई। यहाँ इतने सारे बेस म्यूटेशन अंडे थे कि वे निश्चित रूप से सिर्फ 1 या 2 क्रिस्टल योद्धाओं द्वारा नहीं दिए जा सकते थे। अगर यह योद्धाओं का एक बड़ा समूह होता और वह हजारों क्रिस्टल योद्धाओं से घिरा होता, तो ये संदिग्ध होता कि वह बच सकता था या नहीं। ब्लू क्रिस्टल योद्धा और पर्पल क्रिस्टल योद्धा की युद्ध शक्ति अभी भी बहुत मजबूत थी। वे बस फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन जितने मजबूत नहीं थे। फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन द्वंद्व युद्ध में 1 या 2 को संभाल सकता था, लेकिन अगर उनमें से 10 या 8 उस पर टूट पड़ते तो फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन बस अभिभूत हो जाता।
लिनशेन की अभिव्यक्ति अनिश्चितता से बदल गई क्योंकि वह परिणामों पर विचार कर रहा था जब अचानक उसने एक आकृति को गुफा के प्रवेश द्वार से घुसते देखा। हालांकि गुफा में अंधेरा था और वह अपने चेहरे के सामने अपना हाथ नहीं देख पा रहा था, लेकिन आकृति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से क्रिस्टल योद्धा की नहीं, बल्कि एक इंसान की थी। व्यक्ति का आधा शरीर गुफा के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गया, फिर उन्होंने एक टॉर्च लेकर अंदर की ओर रोशनी डाली। लिनशेन गुफा की रेतीली दीवार से सटा हुआ खड़ा था, टॉर्च की रोशनी उस पर नहीं पड़ी। इतने सारे क्रिस्टल बेस अंडे देखकर व्यक्ति ने लिनशेन की तरह ही प्रतिक्रिया व्यक्त की, शायद उससे भी ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण। हे भगवान, जैकपॉट, इस बार मैं वाकई अमीर हो गया हूँ, व्यक्ति ने खुशी से कहा। उसके बाद जोरदार हंसी आई। अरे, वे सभी हरे क्रिस्टल अंडे क्यों हैं? व्यक्ति ने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। उसे क्रिस्टल योद्धाओं के बारे में कुछ समझ थी और गुफा में केवल हरे क्रिस्टल अंडे देखकर, बिना किसी म्यूटेंट अंडे के, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत अपनी टॉर्च चालू की और गुफा के चारों ओर बेतरतीब ढंग से उसे घुमाना शुरू कर दिया। अचानक उस व्यक्ति ने केवल एक चमकदार रोशनी देखी जो उसे अंधा कर रही थी, कुछ भी देखने में असमर्थ था और तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। तुरंत अपनी टॉर्च से दूसरी रोशनी की ओर प्रतिक्रिया की। वहां कौन है? व्यक्ति ने एक हाथ से लिनशेन के सामने टॉर्च पकड़ी और दूसरे हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। वे दोनों चमकदार रोशनी से अंधे हो गए थे और यह नहीं देख पा रहे थे कि दूसरा कैसा दिख रहा है। दोस्त, तुम बहुत देर से आए हो, मैंने इस जगह को सबसे पहले खोजा। लिनशेन ने भी एक हाथ से अपना चेहरा छिपाया और बोलते समय दूसरे व्यक्ति की ओर अपनी टॉर्च पकड़ी। ये सिर्फ एक सहज क्रिया थी, उसने अल्ट्राबन हेलमेट पहना था, इसलिए दूसरे लोग उसका चेहरा नहीं देख सकते थे। प्रकृति का उपहार सभी को साझा करना है। दोस्त, यहाँ इतने सारे बेस म्यूटेशन अंडे हैं कि आप संभवतः उन सभी को अकेले नहीं ले जा सकते, क्या उन्हें साझा करना अद्भुत नहीं होगा? व्यक्ति ने लिनशेन पर अपनी रोशनी डालते हुए कहा। लिनशेन ने उसका मतलब समझा। अधिकांश मनुष्य जो दायरे के राजा खेती उपकरण के माध्यम से प्रवेश करते थे, उन्हें बेतरतीब ढंग से रेगिस्तानी क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया जाता था और यह निश्चित नहीं था कि वे अगली बार यहां वापस टेलीपोर्ट कर सकते हैं। इतने सारे बेस म्यूटेशन अंडे के साथ एक व्यक्ति निश्चित रूप से उन सभी को एक बार में नहीं ले जा सकता था और अगली बार यहां लौटने की कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए उन पर एकाधिकार करना व्यर्थ था। उसकी सोच खराब नहीं थी, लेकिन लिनशेन अलग था। वह निर्देशांक रिकॉर्ड कर सकता था और बार बार वापस आ सकता था, इसलिए उन सभी को ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं था। स्वाभाविक रूप से लिनशेन स्वतंत्र रूप से टेलीपोर्ट करने की अपनी क्षमता को प्रकट नहीं कर सका और इसके बजाय उसने पूछा, आप कौन हैं? इससे पहले कि हम किसी और बात पर चर्चा करें, मुझे अपना नाम बताइए। लिनशेन का इरादा ये कहना था कि पहले अपनी पहचान बताओ, अगर हम दुश्मन नहीं हैं तो हम बात कर सकते हैं। अब लिनशेन कुछ हद तक निराश था क्योंकि उसका अपना प्रवेश प्रसारित नहीं हुआ था, लेकिन ये दूसरा व्यक्ति लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, जिसने अनजाने में उसे भी प्रसारित कर दिया। इस रेत के घोंसले का रहस्य निश्चित रूप से अब सुरक्षित नहीं था, लेकिन विशाल रेगिस्तान में इस विशिष्ट रेत के घोंसले को खोजना भी बहुत कठिन होगा। यहाँ तक कि खुद लिनशेन के लिए भी, अगर उसके पास कोई निर्देशांक नहीं था और उसे रेगिस्तान में कहीं और गिरा दिया गया था, तो इस रेत के घोंसले की खोज करना घास के ढेर में सुई खोजने जैसा होगा। अब लिनशेन इस व्यक्ति से निपटने के बारे में सोच रहा था, या तो उसे चुप कराकर भाग जाने के लिए कहें या उसे मार डालें। जब तक वह वापस नहीं आता, लिनशेन द्वारा कुछ टेलीपोर्ट इस जगह को खाली करने के लिए पर्याप्त होंगे। जान पहचान बनाने के लिए पहले मिलना जरूरी नहीं है, पहले आओ पहले पाओ। आपने शेर का हिस्सा हथिया लिया, यह आपकी किस्मत है। हम में से बाकी लोग बस सूप की एक घूंट की उम्मीद करते हैं। अगर किस्मत ने हमें फिर से मिलने दिया तो दोस्ती का बंधन बना रहेगा। आपको क्या लगता है भाई? ऊपर वाले व्यक्ति ने अपनी पहचान नहीं बताई, बस ये सुझाव दिया कि दोनों को एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लिनशेन को लगा कि उस व्यक्ति ने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई थी। अगर लिनशेन वाकई सब कुछ नहीं ले जा सकता था, तो दूसरे व्यक्ति को कुछ ले जाने देना कोई समस्या नहीं होगी। मुख्य बात यह थी कि लिनशेन उन्हें ले जा सकता था और उसे नहीं पता था कि दूसरा व्यक्ति कितना ले जा सकता है। लिनशेन ने केवल एक बड़ा बैग और कुछ छोटे बैकपैक लाए थे और एक यात्रा में बहुत कुछ नहीं ले जा सकते थे क्योंकि वे कभी भी आ जा सकते थे, इसलिए कई बैग ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दूसरे लोग शायद ऐसा न करें। क्या होगा अगर दूसरा पक्ष एक बड़ा बैग ले जाए और सभी ग्रीन क्रिस्टल अंडे पैक करके ले जाए? ये कुछ ऐसा था जिसे लिनशेन स्वीकार नहीं कर सकते थे। सूप लेना ठीक है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना पीते हैं। आप पूरा बर्तन नहीं ले जा सकते, लिनशेन ने कहा। जितना खा सकते हो उतना ले लो, यह आपकी क्षमता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, व्यक्ति ने उत्तर दिया। लिनशेन चुप हो गया और दोनों एक जगह पर खड़े रहे। व्यक्ति का इरादा स्पष्ट था, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लिनशेन ने कितना लिया और उन्होंने कितना लिया, ये लिनशेन की चिंता का विषय नहीं था। दोस्त,
पहरा देने का कोई फायदा नहीं है, आप वैसे भी सामान अपने साथ नहीं ले जा सकते। इतना जिद्दी क्यों हो? कौन जानता है कि आप अगली बार यहाँ वापस आ पाएंगे या नहीं। यह अर्थहीन है, बाहर खड़ा व्यक्ति समझाता रहा। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं सब कुछ अपने साथ ले जा सकता हूँ? लिनशेन ने एक और वाक्य जोड़ने से पहले सोचा। इस बार चुप रहने की बारी दूसरे पक्ष की थी। अंतर्निहित धारणा ये थी कि व्यक्ति को लिनशेन द्वारा म्यूटेंट अंडे ले जाने से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में ग्रीन क्रिस्टल अंडे थे। जब तक वे बड़ी मात्रा में ले जा सकते थे, तब तक वे उच्च मूल्य प्राप्त कर सकते थे। यदि लिनशेन उन सभी को ले जाता तो ये कुछ ऐसा था जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते थे। भाई, मैं ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन हूँ। हम इस पर बात कर सकते हैं, व्यक्ति ने एक पल की चुप्पी के बाद अचानक अपना नाम बताते हुए कहा। लिनशेन ने खुद से सोचा, ठीक है, ये कुछ है। नर्म रणनीति काम नहीं आई, इसलिए अब एक बड़ा नाम फेंकने का समय आ गया है। बहुत बुरा, मैंने वास्तव में उस नाम के बारे में नहीं सुना है। ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन, क्या वह प्रसिद्ध होना चाहिए? क्या ये व्यक्ति ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन है? सच में? ओह माय, पता चला कि यह व्यक्ति ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन है, मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन वास्तव में रियल्म किंग प्लैनेट पर गया था। वहाँ नीचे वह आदमी अब अवाक रह गया होगा। ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन ने अभी अभी अच्छी तरह से बातचीत करने की कोशिश की और अब वह पछतावे से भरा हुआ होगा। ये दिलचस्प हो रहा है। मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि उस बच्चे की अभिव्यक्ति अभी क्या है। उद्धरण चिन्ह। लिनशेन ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन को नहीं पहचानता था, लेकिन ग्रह से आए दर्शकों में से कई ऐसे थे जिन्होंने उसे पहचाना और वे उत्साहित होने लगे। दुर्भाग्य से दोनों एक दूसरे पर तेज रोशनी डाल रहे थे और छवि सिर्फ प्रकाश का एक प्रभामंडल थी, इसलिए ये देखना असंभव था कि टॉर्च के पीछे वाला व्यक्ति कैसा दिख रहा था। हालांकि ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन का नाम लिए जाने के बाद अधिकांश लोगों का मानना था कि नीचे वाला व्यक्ति मुसीबत में है। हालांकि ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन की प्रतिष्ठा बाई शेनफेई या ओयांग यूडू जितनी शानदार या पौराणिक नहीं थी, फिर भी कुछ हलकों में ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन अभी भी ताकत का पर्याय था। बिना किसी पहचान या पृष्ठभूमि वाले खानाबदोश म्यूटेटर के रूप में ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन ने कई जगहों की यात्रा की थी और कई कहानियां छोड़ी थीं जो कुछ समय के लिए चकित कर देने वाली थीं। लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाली घटना वह थी जब ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन ने एक महिला की खातिर अकेले ही अपनी तलवार से एक बेस को चुनौती दी थी। हालांकि यह सुपर बेस नहीं था, फिर भी इसकी देखरेख एक एस्केंडर द्वारा की जाती थी। उस एस्केंडर के सामने ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन ने बेस के परिवार को नष्ट कर दिया और एस्केंडर घायल हो गया। पुराने घावों के कारण कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। जो लोग इस घटना के बारे में जानते थे वे ओयांग यूडू से कम सम्मान नहीं रखते थे और कुछ तो उससे भी ज्यादा सम्मान करते थे। आखिरकार ओयांग यूडू के पीछे पूरा ओयांग परिवार और गॉड्स लव बेस था, जबकि ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन एक साधारण परिवार से आया था। उसके लिए इतनी ऊंचाई तक पहुंचना वाकई मुश्किल था। ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन तियानचेंग भी गया था, जहां उसने वेई परिवार को 4 साल तक अपना पद बनाए रखने में मदद की, जिसके दौरान उसने बड़ी और छोटी अनगिनत राक्षसी लहरों का सामना किया। उपलब्धियों या अनुभवों में ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन को ह्यूमन म्यूटेटर का शिखर माना जा सकता है। हालांकि ऐसा कहा जाता था कि ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन मनमौजी था और उसका चरित्र बहुत ही अजीब था। सिर्फ ये देखकर कि कैसे उसने एक महिला पर एक आरोही के साथ बेस परिवार को खत्म कर दिया, कोई भी बता सकता था कि वह कितना निर्दयी था। दर्शकों के दृष्टिकोण से ये तथ्य कि ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन से शुरू में बात करना इतना आसान था, पहले से ही उस आदमी को काफ़ी सम्मान दे रहा था। लेकिन वह आदमी बहुत अज्ञानी था और अब जब ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन ने उसका नाम घोषित कर दिया था, तो ये स्वाभाविक था कि वह अब सिर्फ आधे से संतुष्ट नहीं होगा। अच्छा नाम है, मैं इसे याद रखूंगा। अगर और कुछ नहीं है तो कृपया चले जाएं। लिनशेन इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं करने वाला था। जैसे ही यह बयान दिया गया, दर्शकों ने अजीब भाव दिखाने शुरू कर दिए। यह ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन था जिसने एक आरोही के साथ द्वंद्व युद्ध किया था, और हालांकि उसने उस समय आरोही को नहीं मारा था, लेकिन आरोही वास्तव में उसके साथ लड़ाई के कारण मर गया। ऐसा व्यक्ति, और फिर भी नीचे वाला व्यक्ति ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसके बारे में कभी सुना ही न हो, फिर भी इतना घमंडी, ये बस ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन के चेहरे पर एक तमाचा था। हाँ, ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन अभी अवाक रह गया होगा। ये भाई वाकई कमाल का है। सुपर कुलों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग भी ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये खत्म हो गया है। अभी वह बेस म्यूटेशन अंडे का एक हिस्सा लेने में सक्षम हो सकता है, लेकिन अब अंडे लेने की बात तो दूर, ये भी संदिग्ध है कि क्या वह अपनी जान बचा सकता है। भाई, क्या तुम सच में नहीं जानते कि यह ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन किस तरह का निर्दयी आदमी है? इतने कठोर व्यक्ति में थोड़ा आत्मविश्वास होना चाहिए। शायद वह सुपर परिवारों में से एक से है। क्या होगा अगर वह सुपर परिवार से है? ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन ने पहले भी उन कबीले के प्रतिभाशाली लोगों को सबक सिखाया है। ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन को वाकई थोड़ा आश्चर्य हुआ।
हाल के वर्षों में उसने वास्तव में ऐसे म्यूटेटर का सामना नहीं किया था जिसने उसे इस तरह से मुंहतोड़ जवाब न दिया हो। जिमिन स्वर्ट्समैन ने आह भरते हुए कहा, चूंकि भाई इतना जिद्दी है तो हम केवल मार्शल दुनिया के नियमों का पालन कर सकते हैं। कौन सी मार्शल दुनिया के नियम? लिन शेन ने पूछा। जिमिन स्वर्ट्समैन ने जवाब दिया, जिसकी मुट्ठी बड़ी है वही सही है। अगर तुमने पहले ही ऐसा कहा होता तो दिखावा क्यों करते और शब्दों को बर्बाद क्यों करते? अगर तुम सक्षम हो तो नीचे आओ और उन्हें ले लो, लिन शेन ने मजाक करते हुए कहा। तुमने सही बात कही, मैं आ रहा हूँ, जिमिन स्वर्ट्समैन ने कहा और गड्ढे में छलांग लगाते हुए लिन शेन के सामने खड़ा हो गया। भाई, हमारी लड़ाई इन बेस म्यूटेशन अंडों को नुकसान पहुंचा सकती है जिससे किसी को कोई फायदा नहीं होता। क्या ये ठीक रहेगा? हम दोनों में से कोई भी अपने पालतू जानवरों का इस्तेमाल नहीं करेगा, मैं सिर्फ 3 तलवारें चलाऊंगा। अगर तुम मेरे 3 बार रोक सको तो मैं आज ही चला जाऊंगा। ये कैसा लग रहा है? जिमिन स्वर्ट्समैन ने आगे कहा। अच्छा विचार है, मुझे लगता है कि यह कारगर है, लिन शेन ने उत्तर दिया। तो ये तय हो गया, मैं अब वार करने जा रहा हूँ, जिमिन स्वर्ट्समैन ने अपनी तलवार म्यान से निकालते हुए कहा। उसकी तलवार बहुत सनकरी थी, ब्लेड सिर्फ 1 उंगली जितनी चौड़ी थी, जिससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, मानो नीलम से बनी हो। जब तलवार खींची गई तो यह आश्चर्यजनक गति से लिन शेन पर निशाना साधते हुए नीली बिजली की एक लकीर में बदल गई। वार के लगभग उसी क्षण जिमिन स्वर्ट्समैन की टॉर्च भी बुझ गई। इससे भी ज्यादा अप्रत्याशित ये था कि जैसे ही जिमिन स्वर्ट्समैन ने अपनी तलवार से वार किया, उसी समय लिन शेन की टॉर्च भी बुझ गई। काली रेत के गड्ढे में केवल नीली बिजली की वह लकीर ही अंधेरे स्थान से गुजर रही थी। क्लैंग क्लैंग, अराजक ध्वनियों की एक श्रृंखला, एक के बाद एक विस्फोट हुए। दर्शक सभी दंग रह गए, कई के मुंह खुले रह गए, क्योंकि उन्होंने फ्लोरोसेंट लाइट से चमकती 2 आकृतियों को लड़ते हुए देखा और यह स्पष्ट था कि वे 2 आकृतियां मनुष्य नहीं बल्कि बेस वेरिएंट प्राणी थे। लानत है, ये दोनों लोग बदमाश हैं, पालतू जानवरों का उपयोग न करने की बात कर रहे हैं, उनके शब्द फॉट की तरह हैं। शिट, बहुत धोखेबाज। जिमिन स्वर्ट्समैन पहले बहुत ईमानदार लग रहा था, मुझे लगा कि वह वास्तव में पालतू जानवरों का उपयोग नहीं करने वाला है। उन दोनों के पास पालतू लांचा होने चाहिए, है ना? मैंने गोली की आवाज़ भी नहीं सुनी, सब चुप लेकिन घातक। वे किस तरह के पालतू जानवर हैं? वे बहुत शक्तिशाली दिखते हैं। तलवार वाला नीली रोशनी से चमक रहा है, थोड़ा फ्रॉस्ट वॉरियर जैसा दिखता है, लेकिन फ्रॉस्ट वॉरियर्स के पास तलवारें नहीं होती हैं, है ना? दूसरा लाल चमक रहा था, क्या ये त्यानचेन का उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस जीव नहीं हो सकता? रीपर ब्लेड। भीड़ ने दोनों पालतू जानवरों को अंधेरे रेत के गड्ढे में लड़ते हुए देखा, उनकी मंद रोशनी अंधेरे को रोशन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लिन शेन और जिमिन स्वर्ट्समैन दोनों छाया में छिपे हुए थे, उनके स्थान अज्ञात थे। जैसे ही दोनों पालतू जानवर लड़े, अनिवार्य रूप से पास के हरे क्रिस्टल बेस उत्परिवर्तन अंडे प्रभावित हुए और कुछ ही समय में दर्जनों पहले ही टूट चुके थे। फ्रॉस्ट स्वर्ट्समैन की युद्ध शक्ति पहले से ही दुर्जय थी और प्रतिद्वंद्वी का पालतू भी कम नहीं था, लड़ाई में समान रूप से मुकाबला करता था। क्लैंग, अचानक फ्रॉस्ट स्वर्ट्समैन और रीपर ब्लेड के बीच लड़ाई के स्थान पर एक बड़ा विस्फोट हुआ, शॉकवेव ने आसपास के सभी हरे क्रिस्टल अंडे बिखेर दिए। अभी क्या हुआ? वहां टक्कर क्यों हुई? उनके पालतू जानवरों के किसी भी हमले का लक्ष्य उस स्थान पर नहीं था, है ना? क्या तुमने नहीं देखा कि क्या हुआ? वह जिमिन स्वर्ट्समैन और एक अन्य व्यक्ति था जो अंधेरे में एक दूसरे के पालतू जानवर पर घात लगाने की कोशिश कर रहे थे और वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों में से कोई भी ऊपरी हाथ नहीं मिला और वे सीधे भिड़ गए। धिक्कार है, ये बहुत ही धूर्ततापूर्ण है। इन दोनों ने वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला किया, बराबरी का द्वंद्व। बकवास, ये स्पष्ट रूप से पान जिनलियन और सूदाजी की मुलाकात है, एक दूसरे से अधिक मोहक। कुछ लोग प्रक्षेपण देखने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए और पूरी तरह से खुश थे। आम लोग तमाशा का आनंद लेते हैं, विशेषज्ञ रणनीति को समझते हैं। अधिकांश लोग केवल मनोरंजन के लिए देख रहे थे, लेकिन जो लोग वास्तव में समझ रहे थे वे अंदर से हैरान थे, अनुमान लगा रहे थे कि जिमिन तलवारबाज का प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है। ऐसे अंधेरे वातावरण में घात लगाने का प्रयास करते समय प्रतिद्वंद्वी की योजना का पता लगाने में सक्षम होना और नुकसान में पड़े बिना सीधे टकराव के लिए समय पर रणनीति बदलने में सक्षम होना, जिमिन तलवारबाज का प्रतिद्वंद्वी कुछ हद तक मजबूत था। अंधेरे में छिपे लिन शेन भी कुछ हद तक हैरान थे। उन्होंने अभी अभी जीवन के लालच और मृत्यु के भय के अमृत का उपयोग किया था, अपनी सांस रोकी और चुपचाप युद्ध के मैदान में पहुंचे, मूल रूप से एक चुपके से हमला करने की योजना बना रहे थे। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने पाया कि दूसरे पक्ष के पास भी यही विचार था। वह जिमिन स्वर्ट्समैन को पहचानने वाला पहला व्यक्ति था। जैसे ही जिमिन स्वर्ट्समैन ने फ्रॉस्ट स्वर्ट्समैन पर घात लगाने के लिए अपनी तलवार खींची, लिन शेन ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और जिमिन स्वर्ट्समैन पर म्यूटेटेड ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड को गोली मार दी।
उसे आश्चर्य हुआ कि जिमेन स्वॉर्ड्समैन ने इतनी तेजी से प्रतिक्रिया की कि उसने बीच में ही अपनी तलवार की दिशा बदल दी, जिससे म्यूटेटेड ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड एक तरफ गिर गया। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। ऐसी प्रतिक्रियाएं और क्षमताएं वास्तव में भयावह थीं। जिमेन स्वॉर्ड्समैन भी ठंडे पसीने में भीग गया था। उसने लिन शेन को आते हुए नहीं सुना था, यहाँ तक कि उसके दिल की धड़कन की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। एक काली छाया की तरह उसकी ओर उड़ते हुए म्यूटेटेड ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड की अचानक उपस्थिति ने उसे इतना डरा दिया था कि वह ठंडे पसीने से लथपथ हो गया था। उसने स्पष्ट रूप से नहीं देखा था कि उसकी ओर क्या उड़कर आया था, और केवल अपनी चाल बदलकर ही वह उत्परिवर्तित ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड को दूर भगाने में सक्षम था। अब भी उसे नहीं पता था कि उसने क्या मारा था। ये व्यक्ति चालाक है। जिमेन तलवारबाज ने जल्दबाजी में काम करने या अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं वह अपनी कमजोरी न दिखा दे। उसे पता नहीं था कि दूसरा पक्ष कब और कहाँ दिखाई देगा, और उसने अपनी टॉर्च चालू करने की भी हिम्मत नहीं की। अभी टॉर्च चालू करने से प्रतिद्वंद्वी को उसकी स्थिति का पता चल जाएगा। कौन जानता था कि आगे उसके लिए किस तरह की चालें चल रही थीं। जिमेन तलवारबाज ने हिलने की हिम्मत नहीं की, और न ही लिन शेन ने। दोनों एक बार फिर गतिरोध में थे। केवल रीपर ब्लेड और फ्रॉस्ट तलवारबाज के टकराने की आवाज़ रेत के गड्ढे के अंदर गूंज रही थी। ध्वनि बूम और शॉकवेव लगातार गड्ढे को हिला रहे थे, जिससे रेत ऊपर से गिर रही थी। हरे क्रिस्टल अंडे हर जगह लुढ़क रहे थे, जिनमें से कई पहले से ही क्षतिग्रस्त थे। भाई, हम इसे जारी नहीं रख सकते। हम दोनों में से किसी को भी फायदा नहीं होगा। क्या हम इस पर बात करें? जिमेन स्वॉर्ड्समैन ने कहा। उसकी आवाज़ अप्रत्याशित रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी, कभी बाईं ओर कभी दाईं ओर, जिससे ये निर्धारित करना मुश्किल हो गया कि वह कहाँ से बोल रहा था। ठीक है बस, लिन शेन ने अभी ठीक है शब्द ही बोला था कि ठंडी रोशनी की एक झिलमिलाहट हवा में चमक उठी, और एक क्रिस्टल बेस डार्ट रेत के खोल में धंस गया। हरा क्रिस्टल बेस डार्ट फ्लोरोसेंट रोशनी से चमक रहा था। दुर्भाग्य से लिन शेन उस स्थान पर नहीं था। डार्ट अपने लक्ष्य से चूक गया था। ये वास्तव में बहुत चालाक है, लगभग मेरे शेन की तरह। जूतियानगे फुटेज देखते हुए टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। सौभाग्य से मैं अभी वहां नहीं था, अन्यथा मुझे निश्चित रूप से मारा जाता। उसके बगल में एक शिष्य ने अपनी जीभ चटकाते हुए टिप्पणी की। सपने देखना बंद करो, उन्हें तुम्हें मारने के लिए डांट की जरूरत नहीं होगी। शूत्यानगे ने शिष्य की ओर तिरस्कार भरी नजर से कहा। उसकी आवाज में गर्मजोशी नहीं थी। दिलचस्प है, जिमेन तलवारबाज का सामना करने वाला यह व्यक्ति जिस भी कबीले का हो, उसकी चालाकी और क्षमताएं जिमेन तलवारबाज से कम नहीं हैं। मैंने ऐसे व्यक्ति के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? ओयांग जुएमियाओ ने फुटेज देखते हुए बड़ी दिलचस्पी से कहा। जुन जियान ने आगे कहा, जिमेन तलवारबाज के खिलाफ खड़े होने में सक्षम कुछ ही युवा लोग हैं। आपका ओयांग यूडू तियानचेंग चला गया है। हमारी देवी पत्नी सिकोना बेस पर लौट आई है। वेई वुफू भी तियानचेंग लौट आया है, और वान परिवार का व्यक्ति अभी अभी एक एलियन दुनिया में गया है। ये संभावना नहीं है कि वे इतनी जल्दी वापस आ गए। जुन जियान ने तियान को अपने विचार में शामिल नहीं किया। हालांकि तियान शक्तिशाली था, फिर भी वह मिश्र धातु स्तर पर था, और उसकी अंतर्निहित शक्ति जिमेन तलवारबाज की क्षमता के प्रतिभाशाली व्यक्ति से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसने पहले एक पालतू लांचा का इस्तेमाल किया था। उसकी असली ताकत शायद जिमेन तलवारबाज से थोड़ी कम है। शीर्ष कुछ में से एक नहीं, लेकिन संभवतः थोड़ी कमजोर है। ओयांग जुमियाओ ने अनुमान लगाया। तो यह अनुमान लगाना कठिन है। उस स्तर से नीचे कई हैं। प्रत्येक प्रमुख कुलों में कुछ प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिन्हें सामने लाने लायक है। गुप्त रूप से खेती करने वाले भी काफी लोग हैं। जुन जियान ने जोर से सोचा। अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी हो, जिमेन तलवारबाज के खिलाफ जाने से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। हार के बाद हम स्वाभाविक रूप से पता लगा लेंगे कि वह कौन है। ओयांग जुएमियाओ स्पष्ट रूप से जिमेन तलवारबाज के बारे में अधिक आशावादी था। ये सच है। जुन जियान ओयांग जुएमियाओ के दृष्टिकोण से सहमत था। उनका भी मानना था कि विजेता निश्चित रूप से जिमेन तलवारबाज होगा। जुन जियान के बगल में एक शिष्य थोड़ा भ्रमित लग रहा था। प्रशिक्षक, मैं देख रहा हूं कि जिमेन तलवारबाज के पास उसे संभालने का कोई तरीका नहीं है। यदि यह गतिरोध जारी रहता है तो अधिक से अधिक समय समाप्त होने पर वे दोनों टेलीपोर्ट हो जाएंगे। आपको इतना यकीन क्यों है कि जिमेन तलवारबाज जीत सकता है? अब आप जिस जिमेन तलवारबाज को देख रहे हैं, वह असली जिमेन तलवारबाज नहीं है। वह वास्तव में जिमेन तलवारबाज तभी बनता है जब वह अपनी तलवार नीचे रख देता है। जुन जियान ने कहा, ऐसा उत्तर देते हुए जिसे उसका शिष्य समझ नहीं पाया। आप लोग हमेशा रहस्यमयी रहना पसंद करते हैं। अगर आप सिखाना नहीं चाहते तो मत सिखाए, लेकिन इधर उधर की बातें करने से क्या फ़ायदा? ओयांग जुएमियाओ ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए शिष्य से कहा, सिर्फ इसलिए कि उसके नाम में तलवारबाज शब्द है, यह मत सोचिए कि जिमेन तलवारबाज तलवार चलाने में अविश्वसनीय रूप से कुशल है। असल में, जब वह तलवार नहीं चलाता तो वह सबसे ज्यादा डरावना लगता है।
आपका मतलब यह है कि ज़मीन तलवारबाज ने वास्तव में अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है? शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। ध्यान से देखिए और शायद आप कुछ सीख सकें। ओयांग जुएमियाओ की नज़र ऊपर के फुटेज पर लौटाई। वह कमीना, उसने वास्तव में मुझ पर घात लगाने की कोशिश की, सरासर बेशर्मी। लिनशेन चुपचाप एक कोने में बैठ गया और जैसे ही उसने कहा, वह पहले से ही नीचे झुक गया। निश्चित रूप से, जैसा कि अपेक्षित था, ज़मीन तलवारबाज ने अभी भी उसकी स्थिति सुनकर उसे मारने की कोशिश की। शुरुआत में, जब ज़मीन तलवारबाज बोल रहा था, तो उसकी आवाज़ बाएं से दाएं बदलती रही और लिनशेन को एहसास हुआ कि यह व्यक्ति बहुत चालाक था। चूंकि वह इस बारे में सोच सकता था, इसलिए वह भी ऐसा कर सकता था, इसलिए लिनशेन ने सावधानी बरती और यह सही कदम निकला। रेत के खोल में ज़मीन तलवारबाज द्वारा लगाए गए डार्ट पर नज़र डालते हुए लिनशेन का दिमाग घूम गया और उसने चुपचाप अपने हाथ में पालतू लांचर को हिलाया, इसे रेत के घोंसले के निकास पर निशाना बनाया। फिर लिनशेन ने सावधानी से एक टॉर्च उठाई और जिस क्षण उसने इसे चालू किया, उसने टॉर्च को बाहर फेंक दिया। टॉर्च फेंके जाने के लगभग एक साथ लिनशेन की आकृति तेजी से आगे बढ़ी, जबकि उसने उन्मत्त होकर गोली चलाना शुरू कर दिया। टॉर्च की किरण अंधेरे में घूमी, जो ज़मीन स्वॉर्ट्समैन के अनुमानित स्थान की ओर उड़ रही थी, जो जल्दी से आगे बढ़ा, भूत की तरह आगे बढ़ा। उसने लिनशेन के पेट लॉन्चर की फायरिंग स्पीड पहले देखी थी, इसे 40 स्पीड पर शीर्ष स्तर का माना जाता था और वह इसे हल्के में नहीं ले सकता था। लिनशेन ने प्रत्येक हाथ में एक पेट लॉन्चर पकड़ लिया और बेतहाशा फायर किया, और एक के बाद एक पेट कैप्सूल फट गए, हवा में पालतू जानवरों में बदल गए और ज़मीन स्वॉर्ट्समैन के प्रक्षेपवक्र के पीछे चार्ज किया। यह अफसोस की बात थी कि एक भी लक्ष्य पर नहीं लगा, सभी पालतू जानवर रेत के कवच में जा गिरे। इस आदमी की तकनीक बहुत खराब है, एक भी गोली नहीं लगी। आखिरकार वह ज़मीन स्वॉर्ट्समैन है। पेट लॉन्चर के लिए उसे मारना कैसे संभव हो सकता है? ये चाल पूरी तरह से विफल रही। ज़मीन स्वॉर्ट्समैन को न मार पाने की बात तो दूर, इसने उसकी स्थिति को भी उजागर कर दिया, वह खत्म हो चुका है। फिर भी लिनशेन ने कोई ध्यान नहीं दिया और फायरिंग जारी रखी। दो पेट लॉन्चर से क्रॉस फायर ने ज़मीन स्वॉर्ट्समैन के लिए आगे बढ़ना मुश्किल बना दिया, क्योंकि लिनशेन को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलना पड़ा। ज़मीन स्वॉर्ट्समैन को अंतराल में डार्ट फेंकने के अवसर भी मिले, लेकिन दुख की बात है कि वह हर बार चूक गया। उसने महसूस किया कि हालांकि लिनशेन की गति तेज नहीं थी, उसकी हरकतें अनियमित थीं और हर बार जब डार्ट फेंका जाता था, तो वह उस स्थिति से थोड़ा चूक जाता था जिसकी उसने उम्मीद की थी। लिनशेन ने अपरंपरागत तरीकों के साथ अमर न्यायालय पर कदम रखने का उपयोग करके उसे दांत से मारना वास्तव में मुश्किल बना दिया, खासकर ऐसे अंधेरे और अस्पष्ट वातावरण में। अंत में, जब लिनशेन ने फिर से ट्रिगर खींचा, तो कोई भी पेट कैप्सूल बंदूक से बाहर नहीं निकला, दोनों बंदूकों के सभी कैप्सूल खाली हो गए थे। ये खत्म हो गया है, ओयांग जुमियाओ ने धीरे से आह भरी। जुन जियान ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, वह अभी भी शांत नहीं रह पाया, दोहरी हाई स्पीड पेट लॉन्चर के साथ ज़मीन स्वॉर्ट्समैन के खिलाफ जीतने के बारे में सोच रहा था। यह विचार शुरू से ही दोषपूर्ण था। वह ज़मीन स्वॉर्ट्समैन की तलवार से गिर जाएगा, इससे पहले कि पालतू जानवर ज़मीन स्वॉर्ट्समैन को घेर लें। ऐसा लगता है कि हम उसे आज अपनी तलवार नीचे रखते हुए नहीं देखेंगे। जैसे ही लिनशेन के पेट कैप्सूल खत्म हुए, ज़मीन स्वॉर्ट्समैन ने पहले ही हमला कर दिया था। उसकी तलवार नीली बिजली के बोल्ट में बदल गई जो उसकी ओर बढ़ रही थी। लिनशेन तेजी से आगे बढ़ा, उसने ज़मीन स्वॉर्ट्समैन को हमला करते हुए देखा, उसकी आंखों में मजाक की झलक थी। जैसे ही उसने अपने हाथ में पेट लॉन्चर उठाया, लॉन्च किए गए सभी पालतू जानवर रेत के कवच से पीछे हट गए और खुद को लिनशेन के हाथ में पेट लॉन्चर में वापस फेंक दिया। ज़मीन स्वॉर्ट्समैन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत ऊपर देखा तो पूरा रेत का कवच हिल रहा था। रेत के कवच में तेजी से बड़ी बड़ी दरारें फैलने लगीं और बहुत सारी रेत और कवच के टुकड़े पहले ही नीचे गिर चुके थे। लानत है, ये सब बेस म्यूटेशन एग के लिए। ये कैसी मौत की इच्छा है? ज़मीन स्वॉर्ट्समैन ने सदमे में शाप दिया, पीछे मुड़कर बाहर निकलने की ओर भागा। उसने पहले ही देख लिया था कि लिनशेन ने जो पालतू जानवर लॉन्च किए थे, वे वास्तव में उसे निशाना नहीं बना रहे थे, उसे मारना सिर्फ एक छलावा था। असली लक्ष्य रेत का कवच था। पेट लॉन्चर द्वारा सशक्त क्रिस्टल बेस पालतू जानवर रेत के कवच पर पूरी ताकत से हमला करते हैं, जिससे पूरा कवच फट जाता है। रेत का खोल अब किसी भी क्षण ढह सकता है और उन सभी को अपने नीचे दफना सकता है। कोई नहीं जानता था कि ऊपर रेत का खोल कितना मोटा था, लेकिन एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार यह 1 दर्जन मीटर से अधिक था। इतने भारी द्रव्यमान के नीचे गिरने की विनाशकारी शक्ति अकल्पनीय थी। ज़मीन स्वॉर्ट्समैन के विचार में लिनशेन क्रिस्टल के साथ साथ पूरी तरह से नष्ट होने वाला था। उसने रेत के खोल के पूरी तरह से ढहने से पहले भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब प्रवेश द्वार नहीं ढूंढ पाया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ ने इसे अवरुद्ध कर दिया है, जिससे अंदर का भाग काला पड़ गया है। जैसे ही ज़मीन स्वॉर्ट्समैन प्रवेश द्वार के अनुमानित स्थान की ओर बढ़ा, उसने उस दिशा में अपनी टॉर्च चमकाई। ये देखकर उसका चेहरा चिंता से हरा हो गया।
एक बड़ा लाल बैल प्रवेश द्वार में घुस आया था और अपने शरीर से इसे अवरुद्ध कर दिया था। प्रवेश द्वार पहले से ही छोटा था, बस इतना बड़ा था कि एक व्यक्ति रेंगकर अंदर जा सकता था। एक बार जब बड़ा लाल बैल अंदर घुस गया तो उसे बाहर निकालना या क्रूर बल से उसे धकेलना असंभव था, जब तक कि कोई बैल और रेत के खोल को एक साथ तोड़ न सके। लेकिन ऐसा करने से खोल के पहले से ही तेजी से ढहने की संभावना और बढ़ जाएगी। बाहर निकलने के बाद ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन ने सीधे बड़े लाल बैल के पिछले पैरों को पकड़ लिया और उसे बाहर खींचकर भागने का मौका बनाने की उम्मीद में अपनी पूरी ताकत से खींचा। लेकिन ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन के बड़े लाल बैल को मुक्त करने से पहले एक जोरदार गर्जना की आवाज़ आई, क्योंकि पूरा रेत का खोल ढह गया। अनगिनत रेत के टुकड़े और कण भूस्खलन की तरह नीचे गिरे, जिससे सब कुछ दब गया। देखने वाले लोग रेत के खोल को देखकर हैरान रह गए, जो अब एक विशाल कब्र जैसा लग रहा था। वे सभी अचंभित थे। किसी ने भी इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं की थी और उनके दिमाग में एक ही विचार रह गया, निर्दयी, वास्तव में निर्दयी, एक व्यक्ति जो विनाश के लिए अपने जीवन को भी त्याग देगा। रंगीन रेगिस्तान की रेत शुरू में अविश्वसनीय रूप से कठोर थी। रेत का खोल केवल रेत से बंधा हुआ था, जो बिखरने और नीचे गिरने पर लोगों को दर्जनों मीटर रेत और ढेर के नीचे दफना देता था। सामान्य मिट्टी के विपरीत रेत खोदे गए किसी भी स्थान को भरती रही, जिससे सांस रोककर भी बाहर निकलना असंभव हो गया। इसके अलावा रेत के दबाव और हिलने डुलने की क्षमता के बिना दायरे के राजा ग्रह के तीव्र गुरुत्वाकर्षण ने बच निकलना लगभग असंभव बना दिया। रेत के इतने भारी वजन और सांस लेने के लिए हवा के बिना एक म्यूटेटर भी लंबे समय तक नहीं टिक सकता। यह आदमी बहुत ज्यादा चरम पर है। ओयांग जुएमियाओ भी आश्चर्य से आंखें फाड़े देख रहा था। उसने पहले भी लापरवाह लोगों को देखा था, लेकिन कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो इस तरह से मौत को गले लगाता हो जब इसकी आवश्यकता ही न हो तो आपसी विनाश का प्रयास करता हो। रेत के नीचे लिन शेन एक कोने में स्थिर रहा। उसका कवच रक्त की परत से ढका हुआ प्रतीत होता था। ये रक्त जेड पर्वत देवता द्वारा आरोही द्रव को अवशोषित करने के बाद प्रदान किया गया आशीर्वाद था। असेंशन लिक्विड द्वारा पोषित आशीर्वाद से लिन शेन रेत के खोल के एक कोने में गिरने से बच गया। रेत के कुचलने वाले वजन ने उसके कवच को लगभग फाड़ दिया। सौभाग्य से असेंशन लिक्विड से ऊर्जा काफी मजबूत थी और आशीर्वाद से सुरक्षात्मक फिल्म कवच की कठोरता के साथ टिकी रही। उसका बाहर चढ़ने की कोशिश करने का कोई इरादा नहीं था, चुपचाप उल्टी गिनती खत्म होने का इंतजार कर रहा था। वह अनिश्चित काल तक अपनी सांस रोक सकता था और उसे ऑक्सीजन की कमी से मरने की चिंता नहीं करनी थी। चाहे ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन बच जाए और बाहर रेंग कर निकल जाए या नहीं, लिन शेन विजेता होगा। भले ही ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन आज बचने के लिए भाग्यशाली रहा हो, लेकिन उसके पास नीचे दबे बेस म्यूटेशन अंडे को खोदने का कोई तरीका नहीं था। ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन के अगली बार इस स्थान पर वापस टेलीपोर्ट करने में सक्षम होने की संभावना बेहद कम थी। लेकिन लिन शेन अपनी अगली यात्रा पर सीधे यहां आ सकेगा और फिर वह धीरे धीरे दबे हुए हरे क्रिस्टल अंडे को खोद सकेगा। वह निर्दयी व्यक्ति वास्तव में कौन है? क्या अफसोस है, उन्होंने नाम भी नहीं छोड़ा। अजीब बात है, हमने उनकी छवि प्रक्षेपण क्यों नहीं देखा? क्या वे अल्ट्रा बन जनजाति से हो सकते हैं? ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन ऐसे ही नहीं मरता है न। इससे हमें एक सबक मिलता है, चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, आप लापरवाह नहीं हो सकते। जब आप किसी असली मुश्किल व्यक्ति से मिलते हैं तो भी आप हार जाएंगे। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि वह व्यक्ति कैसा दिखता है। दर्शकों ने गर्मजोशी से चर्चा की, उनके दिलों में ठंडक महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि विनम्र और सतर्क रहना सबसे अच्छा है। दूसरों को बहुत ज्यादा दबाव न डालें, अन्यथा ज़िमेन तलवारबाज का सबक उनकी आंखों के सामने है। लिन शेन को नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे। जैसे ही उसका समय समाप्त हुआ, वह अपने पैकेज के साथ वापस टेलीपोर्ट हो गया। उसकी उल्टी गिनती ज़िमेन तलवारबाज से अलग थी। अपने कमरे में लौटने के बाद उसने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि आकाश में प्रक्षेपण अभी भी वहां था। उसने ध्यान से बाहर देखा और ज़िमेन तलवारबाज का अनन्य दृश्य अभी भी काला था। उसे यकीन नहीं था कि वह मर चुका है या अभी भी नीचे फंसा हुआ है, सांस के लिए हौंफ रहा है। लिन शेन ने परिणाम देखने की जहमत नहीं उठाई। वह अपने कमरे में वापस चला गया, नहाया, फिर अपना पैकेज खोला और म्यूटेंट अंडों के साथ एक एक करके खेलने लगा। यह एकदम सही है, अब 100% बेस म्यूटेशन दर की गारंटी है, लिन शेन ने खुशी से सोचा। उसने बेस म्यूटेशन अंडे बाद के लिए बचा कर रखे थे, उसके पास उन्हें धीरे धीरे पचाने का समय होगा। ये देखते हुए कि बाहर पहले से ही उजाला हो रहा था और समय बिल्कुल सही था, लिन शेन ने पहले कई ब्लू क्रिस्टल अंडे खोले और उनका तरल तब तक पिया जब तक कि वह और नहीं पी सका, और फिर वह अपने पेट में सूजन के साथ असुर प्रशिक्षण शिविर में गया। पहला प्रशिक्षण आइटम अभी भी वार्म अप था। प्रशिक्षक म्यू ने लिन शेन के बैकपैक को क्रिस्टल बेस लेवल पर विशेष रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले बैकपैक से बदल दिया। लिन शेन को कुछ भी गलत नहीं लगा। ये वजन हे फैंग और अन्य लोगों के समान ही था, जैसा कि होना चाहिए। वजन के साथ दौड़ना वास्तव में थका देने वाला था, लेकिन ये बेस म्यूटेशन द्रव को अवशोषित करने और पचाने के लिए फायदेमंद था, जिसकी लिन शेन ने उम्मीद नहीं की थी।
जब वह कुछ वरिष्ठ भाइयों के पीछे भाग रहा था तो उसने एक परिचित व्यक्ति को मुख्य द्वार से प्रवेश करते देखा। देवी कंसोर्ट बाय आ गई हैं, लिनशेन ने कहा, क्योंकि वह कुछ ईर्ष्या के साथ चलती मोज़ेक को देख रहा था। वरिष्ठ भाइयों ने देवी कंसोर्ट बाय का अभिवादन किया और हे फैंग ने लिनशेन को एक नज़र से देखा और फिर झुककर फुसफुसाया, जूनियर भाई आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। हम नहीं चाहते कि हमारी घर की गोभी दूसरों द्वारा छीनी जाए, खासकर ओयांग योडू द्वारा। वरिष्ठ भाई, देवी कंसोर्ट बाय और मेरे बीच वास्तव में कुछ भी नहीं चल रहा है, लिनशेन ने हंसी और लाचारी के मिश्रण के साथ उत्तर दिया। अभी कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम जुड़ते हो तो हो जाएगा। हे फैंग ने आंख मारी और एक जानकार चेहरा बनाया। स्पष्ट करने में असमर्थ और समझाने का मन न करते हुए लिनशेन बस उनके साथ दौड़ता रहा। देवी कंसोर्ट बाई के आने के बाद वह उनके साथ दौड़ने के लिए शामिल नहीं हुई, बल्कि सीधे प्रशिक्षक म्यू को देखने के लिए कार्यालय चली गई। उसने लिनशेन को भी देखा और थोड़ा हैरान लग रही थी। कार्यालय में प्रवेश करने से पहले वह जानबूझकर पीछे मुड़ी और लिनशेन को एक और नज़र दी। जूनियर भाई देखो, बाय अभी भी तुम्हारे बारे में काफ़ी चिंतित है। उसकी आंखों में वह नज़र एक मौका है। हे फैंग जानबूझकर लिनशेन के साथ भागा और उसे चिढ़ाते हुए कोहनी मारी। लिनशेन यह नहीं देख पाया कि देवी पत्नी बाई ने उसे किस तरह की नज़र से देखा था, नहीं वह जानता था कि किस तरह की नज़र का मतलब है कि एक मौका है। देवी पत्नी बाई के कार्यालय में प्रवेश करने के बाद उसने प्रशिक्षक म्यू को देखा जो चाय पी रहा था और सीधे पूछा, लिनशेन यहाँ क्यों है? वह कल ही हमारे प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुआ है और अब से वह तुम्हारा छोटा भाई होगा। अच्छे से रहो, प्रशिक्षक म्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। बाई शेनफेई के प्रति उसका रवैया उस तरह से बिल्कुल अलग था जिस तरह से वह अन्य भाइयों के साथ गंभीर शिकायतों के साथ व्यवहार करता था। प्रशिक्षक, मेरी सहनशक्ति में अभी भी कमी है, कृपया मेरे प्रशिक्षण को और तेज करते रहें। बाई शेनफेई ने लिनशेन की समस्या पर ध्यान न देते हुए बल्कि सीधे अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। प्रशिक्षक म्यू ने बोलने से पहले सोचा, तुम्हारी सहनशक्ति पहले से ही बहुत मजबूत है। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तियान में जो सहनशक्ति है वह सिर्फ प्रशिक्षण से हासिल नहीं की जा सकती। अगर मैं तुम्हारे लिए तीव्रता बढ़ा भी दूं तो भी सहनशक्ति में तुम्हारा सुधार बहुत सीमित होगा। तियान के स्तर तक पहुंचना असंभव है। क्या वाकई कोई रास्ता नहीं बचा है? बाई शेनफेई की आंखों में निराशा झलक उठी। कम से कम अभी तो नहीं। यह इवोल्यूशन स्किल की एक सीमा है, ऐसी समस्या नहीं है जिसे सिर्फ प्रशिक्षण से हल किया जा सके। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी प्रशिक्षण योजना पर फिर से काम करूंगा और तुम उस पर बने रहो। इससे तुम्हें अभी भी कुछ सुधार मिलना चाहिए और फिर मैं दूसरे तरीकों के बारे में सोचूंगा, प्रशिक्षक म्यू ने कहा। ठीक है, बाई शेनफेई ने थोड़ा सिर हिलाया। लिनशेन और दूसरे वरिष्ठ भाई अभी भी चक्कर लगा रहे थे। जब उन्होंने बाई शेनफेई को कार्यालय से बाहर आते देखा तो वह उनके साथ नहीं आई, बल्कि एक तरफ चली गई, एक अजीब सी गेंद उठाए और एक जिम्नास्ट की तरह गेंद को अपने शरीर पर घुमाने लगी। वह हमारे साथ चक्कर क्यों नहीं लगा रही है? लिनशेन ने उसके बगल में खड़े हे फैंग से पूछा। वह हमसे अलग है, चक्कर लगाना अब उसके काम का नहीं रहा, हे फैंग ने हंसते हुए समझाया। पहले वह हमसे कहीं ज्यादा दौड़ती थी। बाई एक सच्ची मार्शल आर्ट की दीवानी है। प्रशिक्षक की निगरानी के बिना वह किसी से भी ज्यादा कठिन प्रशिक्षण लेती है। बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति और फिर भी बहुत मेहनती। लिनशेन को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई, उसे लगा कि वह हाल ही में काफ़ी मेहनती रहा है, लेकिन बाई शेनफेई की तुलना में वह थोड़ा आलसी लग रहा था। हाँ, मुझे पता था, ज़िमिन स्वॉर्ट्समैन निश्चित रूप से इतनी आसानी से नहीं मरेगा और वह वास्तव में अभी भी जीवित है, लिंग लुओ ने अचानक चिल्लाया। सभी ने आसमान की ओर देखा और देखा कि एक आदमी, जिसका चेहरा मिट्टी से सना हुआ था, रेत की कब्र से रेंगता हुआ बाहर आ रहा था। उसका कवच पूरी तरह से खरोंचा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी मुश्किलों से गुजरा था। बाहर रेंगने के बाद ज़िमिन स्वॉर्ट्समैन का बेस म्यूटेशन कवच अब खुद को संभाल नहीं पाया और पीछे हट गया, जिससे वह ज़मीन पर पड़ा रह गया, हवा के लिए हौंफ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका वाकई दम घुट रहा था। क्या वह ज़िमिन स्वॉर्ट्समैन है? लिनशेन ने देखा कि ज़िमिन स्वॉर्ट्समैन काफ़ी युवा था, केवल 20 साल का, विशेष रूप से सुंदर नहीं बल्कि दिखने में अच्छा। सुडौल चेहरे के साथ वह पड़ोस के लड़के जैसा गर्म, मिलनसार दिख रहा था। अगर कोई केवल उसके रूप पर विचार करे तो उसे ऐसे भयावह दिमाग से जोड़ना असंभव होगा। उस निर्दयी आदमी के बारे में अफसोस है। उसने अपने जीवन के साथ जुआ खेला, खुद को और ज़ीमेन तलवारबाज दोनों को नष्ट करने का लक्ष्य रखते हुए, फिर भी वह ज़ीमेन तलवारबाज को नुकसान पहुंचाने में विफल रहा और इसके बजाय उसने खुद की जान गंवा दी, लव यंग ने आह भरी। ज़ीमेन तलवारबाज को इस स्थिति में धकेलना काफ़ी उल्लेखनीय है, तियान बुको और तियान बुनाओन ने एक साथ कहा। वे सभी उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के खोने पर शोक मना रहे थे, इस बात से अनजान कि वह उनके बीच में ही था। लिनशेन ने कुछ नहीं कहा, वह बस उनके पीछे पीछे चला गया, उन्हें ज़ीमेन तलवारबाज के बारे में चर्चा करते हुए सुन रहा था।
तभी लिन शेन को एहसास हुआ कि ज़ीमेन तलवारबाज कितना दुर्जय था। उसने क्रिस्टल बेस लेवल पर एक आरोही को मार डाला था। इस तरह की उपलब्धि के साथ ज़ीमेन तलवारबाज को शीर्ष में से शीर्ष माना जा सकता था और यहाँ तक कि ओयांग यूडू भी उससे आगे निकलने के लिए संघर्ष करेगा। आखिरकार ओयांग यूडू के पास आरोही को मारने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। प्रतिभा सिद्धांत किसी के स्तर से परे चुनौती देने का दावा करना, लेकिन बाइजाई के अलावा किसी ने ऐसा रिकॉर्ड हासिल नहीं किया था। जब लिन शेन इस पर विचार कर रहा था तो उसने अचानक देखा कि बाई शेनफेई ने गेंद नीचे रख दी और उसके पास चली आई। मुझे तुमसे कुछ कहना है, बाई शेनफेई ने कहा, सीधे लिन शेन के पास जाकर। अन्य वरिष्ठ भाइयों ने तुरंत मजाक करना शुरू कर दिया और किसी ने सीटी भी बजाए। छोटे जूनियर भाई, तुम भाग्यशाली हो, हे फैंग ने लिन शेन को बाई शेनफेई की ओर धकेलते हुए कहा। अध्याय 205। बाय, मैं अभी भी प्रशिक्षण ले रही हूँ, चलो प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद बात करते हैं। अन्यथा प्रशिक्षक म्यू की कुछ राय हो सकती है, लिन शेन ने रुककर कहा। मैंने प्रशिक्षक से पहले ही बात कर ली है, देवी कंसोर्ट ने कहा और बगल में एक छोटे से केबिन की ओर चली गई। लिन शेन के पास पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह छोटा केबिन उनका सामान्य विश्राम स्थल था और चूंकि हर कोई प्रशिक्षण ले रहा था इसलिए ये खाली था। तियान, बैठ जाओ, देवी कंसोर्ट अपनी मेज के पास बैठ गई और अपने सामने की कुर्सी की ओर इशारा किया। बाय, बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ, लिन शेन ने असहाय होकर कहा। ठीक है, देवी कंसोर्ट के होंठ एक धूर्त मुस्कान में बदल गए, लेकिन लिन शेन इसे देख नहीं पाए। एक बार लिन शेन के बैठ जाने पर देवी कंसोर्ट ने सीधे पूछा, आपकी सहनशक्ति बहुत मजबूत है, क्या यह इसलिए है क्योंकि आपने विकास सिद्धांत का अभ्यास किया है? हाँ, लिन शेन ने सीधे स्वीकार किया। हालांकि उनकी सहनशक्ति पूरी तरह से विकास सिद्धांत के कारण नहीं थी, लेकिन विकास सिद्धांत ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई और प्राथमिक कारण था। क्या आप मुझे अपने विकास सिद्धांत के बारे में बता सकते हैं? देवी पत्नी ने रुककर कहा, मैं केवल ये जानना चाहती हूँ कि मेरी सहनशक्ति को कैसे मजबूत बनाया जाए। आप कोई भी शर्त रख सकते हैं, जब तक मेरे पास है मैं उसे पेश कर सकती हूँ। बेशक, आप मना भी कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। वास्तव में लिन शेन को कोई आपत्ति नहीं थी। भले ही उन्होंने देवी पत्नी को बताया हो, वह शायद इसका अभ्यास नहीं कर पाएंगी। यह विधि केवल उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो विकास सिद्धांत का अभ्यास करते हैं। भले ही मैं आपको बता दूं, यह उपयोगी नहीं होगा, लिन शेन ने कहा। आपको केवल मुझे सिद्धांत बताने की आवश्यकता है। यह उपयोगी है या नहीं, यह मेरा मामला है। आपको बस इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है कि क्या आप आदान प्रदान करने के लिए तैयार हैं और आप क्या चाहते हैं, देवी पत्नी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा। लिन शेन मना करने वाला था, लेकिन देवी पत्नी को देखकर जो आकर्षण की पच्चीकारी थी, वह पुनर्विचार करने से खुद को रोक नहीं सका। ये वास्तव में अग्नि बीज लेने का एक अवसर है, लेकिन अगर मैं इसे इस तरह से कहता हूं तो क्या इससे गलतफहमी पैदा होगी? लिन शेन को लगा कि देवी पत्नी निश्चित रूप से गलत समझेगी और उसके पास समझाने का कोई तरीका नहीं था। लिन शेन को हिचकिचाते हुए देखकर देवी पत्नी को पता चल गया कि वह लुभाया जा रहा है और फिर उसने कहा, जब तक मैं ये कर सकता हूं, कुछ भी संभव है। वास्तव में कुछ भी? लिन शेन उत्सुक था। हाँ, जो भी आप चाहते हैं, जब तक मेरे पास है, देवी पत्नी ने निश्चितता के साथ उत्तर दिया। अगर मैं कहता हूँ, मेरा मतलब काल्पनिक रूप से है। अगर मैंने आपसे मेरे साथ सोने के लिए कहा, मेरा मतलब है शुद्ध रूप से, मासूमियत से, किसी भी अशुद्धता से मुक्त, निम्न स्तरीय हितों से रहित, बस एक दूसरे को सोने के लिए और कुछ भी नहीं, अन्यथा आप क्या सोचेंगे? लिन शेन ने सावधानी से विषय को छेड़ा, अग्नि बीज के लिए अपनी लालसा का विरोध करने में असमर्थ। वह बस इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि जीवित व्यक्ति के भीतर किस तरह का अग्नि बीज पाया जाएगा। लिन शेन के शब्दों को सुनकर देवी कंसोरट का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने बिना कुछ कहे लिन शेन को देखा। देवी कंसोरट के भाव को देखे बिना भी लिन शेन को पता था कि उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा। जल्दी मत करो, मैं सिर्फ काल्पनिक रूप से बोल रहा था। सिर्फ काल्पनिक रूप से, लिन शेन ने जल्दी से पीछे हटते हुए कहा। ठीक है, मैं सहमत हूँ, देवी कंसोरट ने अचानक कहा, जिससे लिन शेन स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि देवी कंसोरट वास्तव में सहमत होगी, इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि विकास सिद्धांत ने आपकी सहनशक्ति को कैसे मजबूत किया है ना? देवी कंसोरट ने ठंडे स्वर में पूछा। जरूर, मैं आपको बता सकता हूं, और अगर यह जवाब आपको संतुष्ट नहीं करता है तो हम पिछले समझौते को शून्य और अमान्य मान सकते हैं। लिन शेन को लगा कि वह किसी की कमजोरी का फायदा उठा रहा है, और इसके अलावा ये सिद्धांत शायद बाई शेनफेई के किसी काम का नहीं होगा। उसे इसके बारे में कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ। अगर बाई शेनफेई ने इसे सुनने के बाद अपना मन बदल लिया तो लिन शेन भी इसे स्वीकार कर लेंगे। आगे बढ़ो, बाई शेनफेई ने सीधे कहा। ऐसा लग रहा था कि वह इस मामले को कोई बड़ी बात नहीं मान रही थी। वास्तव में सिद्धांत काफी सरल है।
विकास सिद्धांत में ही शारीरिक सहनशक्ति को बढ़ाने का कार्य है। शरीर को जितना ज्यादा धकेला जाता है, विकास सिद्धांत सहनशक्ति को बढ़ाने में उतना ही ज्यादा प्रभावी होता है। लिनशेन ने विकास सिद्धांत में सहनशक्ति के बारे में सिर्फ एक भाग का उल्लेख किया और बाकी को छोड़ दिया। विकास सिद्धांत से वृद्धि कैसे शुरू होती है? बाई शेनफेई ने पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा। ये किस रूप में होगा, ये कहना मुश्किल है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जो व्यक्ति अक्सर चाकू का इस्तेमाल करता है, उसके हाथ पर चाकू पकड़ने से मोटी पपड़ियाँ विकसित हो जाती हैं, जिसके लिए लंबे समय तक अभ्यास और त्वचा पर बार बार पपड़ी बनने की आवश्यकता होती है। विकास सिद्धांत इस प्रक्रिया को तेज कर सकता है, जिससे मैं बहुत कम समय में पपड़ी विकसित कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी व्याख्या आपको समझ में आती है या नहीं। लिनशेन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुम जिस इवोल्यूशन स्किल का अभ्यास करते हो, वह तुम्हारे शरीर को पर्यावरण के अनुकूल जल्दी से ढलने में मदद करता है। बाई शेनफेई ने कुछ सोचने के बाद अनुमान लगाया। ठीक है। लिनशेन उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाए। बाई शेनफेई वाकई बहुत चतुर थी। उसने बहुत कम कहा था, फिर भी उसने मामले की जड़ को समझ लिया। बाई शेनफेई लिनशेन की सकारात्मक प्रतिक्रिया से कुछ हद तक निराश लग रही थी। ये वही था जो प्रशिक्षक म्यू ने कहा था, यह इवोल्यूशन स्किल का मुद्दा था। जब तक वह इवोल्यूशन थ्योरी का अभ्यास नहीं करती, तब तक ये हल नहीं हो सकता था और इससे उसे सीखने के लिए कोई अंतर्दृष्टि नहीं मिलती। अगर तुम जवाब से संतुष्ट नहीं हो, तो हम जो मैंने पहले कहा था उसे रद्द कर सकते हैं, लिनशेन ने दोहराया। मैं वही करूंगी जो मैंने वादा किया था। आज रात 9 बजे ग्रीन बैम्बू कोर्टयार्ड में। तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाई शेनफेई ने एक पता छोड़ा, मुड़कर केबिन से बाहर चला गया, फिर प्रशिक्षण शिविर से बाहर चला गया। जब लिनशेन बाहर आया तो हेफेंग और अन्य बहुत उत्सुक थे। उन्होंने पूछा कि उन्होंने किस बारे में बात की थी। लिनशेन ने उन्हें टाल दिया। दिन का प्रशिक्षण लिनशेन को बेस्वाद लगा, जो बेवजह विचलित था। उस शाम प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद भी लिनशेन को अभी भी यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह बाई शेनफेई से इतनी आसानी से अग्नि बीज प्राप्त कर लेगा। 9 बजे तक कुछ समय बचा था। लिनशेन अपने आवास पर लौट आया, ये सुनिश्चित करने के लिए स्नान किया कि उसके पास कोई विशेष गंध नहीं है, और फिर साफ कपड़े पहने। समय लगभग सही था। लिनशेन ग्रीन बैम्बू कोर्टयार्ड के लिए निकल पड़ा। ग्रीन बैम्बू कोर्टयार्ड का स्थान ढूंढना मुश्किल नहीं था। यह एक विला जिले में एक अलग इमारत थी जिसके ऊपर ग्रीन बैम्बू कोर्टयार्ड का चिन्ह लटका हुआ था। कम बार ने लिनशेन के दृश्य को अवरुद्ध नहीं किया। आंगन के दोनों ओर बहुत सारे हरे बांस लगाए गए थे, लेकिन ये साधारण हरे बांस नहीं थे। वे मिश्र धातु बांस का उत्परिवर्तित रूप थे। आंगन का द्वार खुला था। लिनशेन ने आवाज लगाई और अंदर से बाई शेनफेई की आवाज सुनकर उसने दरवाज़ा धक्का दिया और अंदर चला गया। घर के बाहर खड़े होकर लिनशेन को अचानक घबराहट महसूस हुई। उसने पहले कभी किसी महिला के साथ बिस्तर साझा नहीं किया था और वह थोड़ा चिंतित हो गया। उसकी उंगलियां दरवाजे के हैंडल पर टिकी हुई थीं, लेकिन वह इसे घुमाने में झिझक रहा था। अंदर कोई आवाज नहीं थी। हालांकि सब कुछ सामान्य लग रहा था, लिनशेन इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि आज हवा में कुछ गड़बड़ है। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे ऑक्सीजन कम हो गई है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है और जल्दी हो रही है। वह वास्तव में बाई शेनफेई को अब कुछ कहते हुए सुनना चाहता था, भले ही वह उनकी योजना को त्याग दे और उसे दूर भेज दे। लेकिन घर में सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं थी। केवल बिजली के लैंप की रोशनी खींचे हुए पर्दों से छनकर आ रही थी, जो मंद और धुंधली थी। बाय, मैं अंदर आ रहा हूँ। लिनशेन ने हिम्मत जुटाई, हैंडल दबाया और अंदर चला गया। लिविंग रूम को बहुत ही साधारण शैली में सजाया गया था, जिसमें केवल आवश्यक फर्नीचर और उत्तर की ओर बालकनी पर एक गुजेंग रखा गया था। बाई शेनफेई ब्लॉक जैसे सोफे पर बैठी थी। जब लिनशेन अंदर आई तो उसने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की, अभी भी अपने संचारक पर कुछ देख रही थी। बाई शेनफेई को देखकर लिनशेन ने महसूस किया कि उसकी घबराहट बहुत कम हो गई है। लिनशेन के लिए बाई शेनफेई पिक्सेल का एक धुंधलापन था, पूरी तरह से अगोचर, जिसने तुरंत तनावपूर्ण माहौल को खत्म कर दिया। लिनशेन अब उतना तनावपूर्ण नहीं था, लेकिन बाई शेनफेई कुछ हद तक घबरा गई थी। उसने उस दिन सावधानी से कपड़े पहने थे, अपने कपड़ों को सावधानी से चुना था, जो उसे उसके सामान्य पहनावे से अलग करता था। हालांकि उसने मेकअप नहीं किया था, लेकिन उसने अपने बालों को ध्यान से एक बन स्टाइल में बांधा था, जिसे वह शायद ही कभी पहनती थी, जो उसके सामान्य अलगाव की तुलना में एक सहजता का स्पर्श जोड़ता था और उसे कम ठंडा दिखाता था। टैलेंट थ्योरी का अभ्यास करने के लिए समर्पित बाई शेनफेई आमतौर पर अपनी उपस्थिति को लेकर परेशान नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वह अपनी शक्ल सूरत को लेकर बहुत आश्वस्त थी। उसे उम्मीद थी कि उसके सावधानीपूर्वक कपड़े पहनने से लिनशेन से कम तारीफ तो मिलेगी। लेकिन लिनशेन के कुछ देर देखने के बाद उसने कुछ नहीं कहा और बस बाई शेनफेई के बगल में बैठ गया।
ये लिन शेन की गलती नहीं थी, क्योंकि उसे सिर्फ मोज़ेक ही दिखाई दे रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि बाई शेनफेई कैसी दिखती है, उसने क्या पहना हुआ है या कैसे कपड़े पहने हुए हैं। उसे नहीं पता था कि तारीफ कैसे की जाती है। बड़ी बहन, अगर आपकी कोई विशेष परिस्थिति है तो हम इसे टाल सकते हैं, लिन शेन ने कहा, जो हालांकि बहुत ज़्यादा घबराई हुई नहीं थी, फिर भी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। बाई शेनफेई लिन शेन को घूरने के लिए मुड़ी, काश वह उसके दोनों गालों पर थप्पड़ मार पाती। वह बहुत बेचैन महसूस कर रही थी, उसे यकीन नहीं था कि वह जो कर रही थी वह सही था या गलत। चाहे विद्रोही स्वभाव के कारण या भाग्य से लड़ने की इच्छा के कारण, उसने आंतरिक रूप से ओयांग यूडू के साथ रहने के विचार का विरोध किया। लिन शेन के लिए, वह केवल इतना कह सकती थी कि वह उसे नापसंद नहीं करती थी, वह उसके लिए किसी भी स्नेह का दावा नहीं कर सकती थी। अगर लिन जियांगडोंग ने उसे लिन शेन की देखभाल करने के लिए नहीं कहा होता, तो वह इस जीवन में उसके साथ कोई बातचीत नहीं करती, दूसरी नज़र भी नहीं डालती। लेकिन पिछली बार जब वह भूमिगत सीवा में जागी और उसने लिन शेन को अपने बगल में सोते हुए देखा, तो बाई शेनफेई को गुस्सा और नाराजगी महसूस हुई, यहाँ तक कि लिन शेन को मारने की इच्छा भी हुई। इसके अलावा उसके दिल की गहराई में एक अवर्णनीय लहर थी। हालांकि बाद में गलतफहमी दूर हो गई, लेकिन उस लहर ने उसके भीतर एक छोटा सा बीज बो दिया। फिर भी बाई शेनफेई ने अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलना जारी रखा, क्योंकि लिन शेन ने प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल नहीं की थी, इसलिए उस बीज का अंकुरित होना लगभग असंभव था, फल देना तो दूर की बात थी। फिर भी लिन शेन के बाद के प्रदर्शनों ने उस बीज को अप्रतिरोध्य रूप से अंकुरित होने दिया। लिन शेन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि लिन शेन ने उसे संभावना की एक झलक दिखाई। अगर विकास सिद्धांत का अभ्यास करने वाला कोई व्यक्ति उस हद तक हासिल कर सकता है, तो वह प्रतिभा सिद्धांत को क्यों नहीं तोड़ सकती, उसे मिस्टर तियान की व्यवस्था के आगे क्यों झुकना चाहिए। ये लिन शेन की उपलब्धियां ही थी जिन्होंने उसे भाग्य को चुनौती देने की उम्मीद की एक किरण दी। वह देखना चाहती थी कि क्या वह अपने लिए नियत व्यक्ति का चयन किए बिना अपने रास्ते पर जारी रख सकती है। जब उसने उस समय लिन शेन के अनुरोध पर सहमति जताई, तो वह बहुत ही उदासीन लग रही थी, जैसे कि उसने मामले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया हो। वास्तव में केवल वह ही जानती थी कि उसे इसकी कितनी कीमत और दृढ़ संकल्प उठाना पड़ा था। लिन शेन की बात मानने का मतलब था कि उसे स्वर्ग के खिलाफ विद्रोह के रास्ते पर चलना था, भाग्य के खिलाफ विद्रोह के रास्ते पर। अगर यह रास्ता पार करना असंभव साबित होता, तो उसे डर था कि वह अपने जीवन में कभी भी कुछ महत्वपूर्ण हासिल नहीं कर पाएगी। हालांकि उसने लिन शेन की खातिर यह रास्ता नहीं चुना था, बल्कि अपने भाग्य के खिलाफ विद्रोह करने के लिए चुना था, लेकिन इस समय तक लिन शेन के झिझकते शब्दों ने उसे कुछ हद तक अपमानित महसूस कराया। क्या मेरे आकर्षण में वाकई इतनी कमी है? फिर तुम ऐसा अनुरोध क्यों कर रही हो? बाई शेनफेई ने लिन शेन की ओर देखा, शर्मिंदा और नाराज दोनों महसूस कर रही थी, लेकिन वह खुद को ये शब्द जोर से कहने के लिए नहीं ला सकी। मैंने कहा कि मैं ये करूंगा, तो मैं करूंगा। यह आप पर निर्भर है कि आप आएं या नहीं, बाई शेनफेई ने भावहीनता से कहा, फिर दूसरी मंजिल के बेडरूम की ओर चली गई। इस अवस्था में भी लिन शेन के पीछे हटने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने खुद को मजबूत किया और उसका पीछा किया। बाई शेनफेई ने दूसरी मंजिल के बेडरूम का दरवाजा खोला और लिन शेन उसके पीछे अंदर चली गई, फिर आराम से उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनकर बाई शेनफेई को लगा कि उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा है और उसके पीले गालों पर लाली फैल गई, यहाँ तक कि उसके कानों तक जल रही थी। शांत दिखने की कोशिश करते हुए बाई शेनफेई बिस्तर पर चली गई, अपने जूते उतारे और चादर के नीचे खिसक गई, बिस्तर के पास लटकी तलवार की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम सोना चाहती हो तो सो जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई और विचार है तो मैं तुम्हें मार दूंगी। चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूं कि मेरा कोई और इरादा नहीं है, लिन शेन ने जल्दी से कसम खाए। फिर भी उसके शब्दों ने बाई को शेनफेई का रंग कुछ डिग्री ठंडा हो गया, उसने अपने चारों ओर कंबल खींच लिया और लिन शेन की ओर पीट करके अंदर लेट गई। माफ करना, लिन शेन ने गहरी सांस ली, बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और फिर अपने जूते उतार दिए। ये नकारा नहीं जा सकता था, पुरुष वास्तव में दृश्य प्राणी हैं। हालांकि लिन शेन अभी भी थोड़ा तनाव में था, क्योंकि उसका दृश्य केवल मोज़ेक था, उसके मन में वास्तव में कोई अन्य विचार नहीं था। बाई शेनफेई ने महसूस किया कि लिन शेन कंबल उठाकर अंदर आ गया, उसका शरीर अनजाने में कांप उठा, वह पहले कभी किसी पुरुष के इतने करीब नहीं आई थी। अंदर उसे पलटकर लिन शेन को बिस्तर से धक्का देने का भी आवेग था, फिर भी प्रत्याशा की एक अकथनीय भावना भी थी। लिन शेन कंबल के नीचे रेंगता हुआ धीरे धीरे बाई शेनफेई के पीछे चला गया और उसकी कमर को घेरने के लिए पीछे से अपना हाथ बढ़ाया। इस बार मुझे अग्नि बीज प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? लिन शेन ने बाई शेनफेई के शरीर में कंपन महसूस किया, लेकिन किसी भी चीज़ से अनजान होने का नाटक किया और सोने के लिए लेते ही उसे पकड़ लिया। बाई शेनफेई के बालों से हल्की खुशबू आ रही थी, जिसे सूंघना सुखद था, और शारीरिक संपर्क ने उन दोनों को कुछ अजीब महसूस कराया।
लिन शेन के दिमाग में सन की विचार उठने लगे, लेकिन उसके सामने मोटे मोज़ेक पर एक नज़र ने तुरंत उसके मन में मौजूद सभी भावनाओं को दूर कर दिया। यह अच्छी बात है कि मैं नहीं देख सकता, वरना अगर मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया और कुछ ऐसा कदम उठाया जिससे बाई शेनफेई के साथ गलतफहमी पैदा हो गई, तो न केवल मुझे अग्नि बीज नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे काट भी दिया जा सकता है। लिन शेन ने एक गहरी सांस ली, फिर अमरता शास्त्र का पाठ करना शुरू कर दिया, रात भर सोने और बाद में अग्नि बीज के बारे में चिंता करने की योजना बनाई। लिन शेन के पास कोई गुप्त उद्देश्य नहीं था और वह जल्दी ही सो गया, लेकिन बाई शेनफेई पकड़े जाने के कारण अकड़ गई थी। उसका दिमाग अनियमित रूप से दौड़ रहा था। अगर वह कोई अनुचित हरकत करता है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे वाकई अपनी तलवार खींचकर उसे मार देना चाहिए? बाई शेनफेई अंदर ही अंदर उथल पुथल में थी। बहुत सारे लक्ष्यहीन चिंतन के बाद बाई शेनफेई को एहसास हुआ कि उसके पीछे लिन शेन पूरी तरह से शांत था। जल्द ही बाई शेनफेई को एहसास हुआ कि लिन शेन सो गया है। इस एहसास ने अचानक बाई शेनफेई में आक्रोश की एक अकथनीय भावना को जन्म दिया। क्या मैं वास्तव में इतनी बदसूरत हूं कि तुम अभी भी इस तरह सो सकते हो? मैं तरोताजा महसूस करते हुए उठा और किसी चीज़ को गले लगा लिया। मेरे हाथ ने स्वाभाविक रूप से सबसे आरामदायक स्थिति पाई, जैसे कि उसने किसी चीज़ को पकड़ लिया हो। वह चीज़ पकड़ने में आरामदायक, मुलायम और उछाल भरी थी। एक हाथ पूरी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने बिस्तर पर नहीं था। ये याद करते हुए कि मैं कहाँ था, मेरा शरीर तुरंत अकड़ गया। मैं चौंक गया और जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। मेरी आंखें मेरे सामने सुंदर आकृति पर टिकी थीं। एक सफ़ेद साधारण पोशाक ने बेहतरीन वक्रों को रेखांकित किया। यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल सही था। उसके काले बाल इधर उधर बिखरे हुए थे और मैं केवल उसका प्रोफाइल देख सकता था। लंबी पलकें थोड़ी ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं और उसके गोरे गालों पर अलग अलग रेखाएं थीं। उसके साइड प्रोफाइल की एक झलक ने मुझे भोली, दिल को झकझोर देने वाली भावना दी जो मुझे अपनी युवावस्था में पड़ोस की खूबसूरत लड़की को देखने पर होती थी। मेरी धड़कनें थोड़ी तेज हो गईं। ये देखकर कि सुंदरी अभी भी सो रही थी, जागी नहीं थी, मैं खुद को थोड़ा ऊपर उठाकर और अपनी गर्दन को मोड़कर उसका पूरा रूप देखने से रोक नहीं सका। ये पहली बार था जब मैंने बाई शेनफेई का चेहरा देखा था और सिर्फ एक नज़र ने मुझे पछतावा कराया। मुझे कल रात सो जाने का पछतावा हुआ, कुछ भी न करने का पछतावा हुआ। उस चेहरे ने पहले प्यार की यादें ताज़ा कर दी, अचानक दिल की धड़कनें तेज कर दी, मानो मैं सालों छोटी हो गई हूँ, सुंदरता की चाहत की उम्र में वापस आ गई हूँ। नज़दीक से देखने पर हालांकि बाई शेनफेई के चेहरे की बनावट नाजुक थी, लेकिन अलग अलग देखने पर कोई भी शीर्ष स्तर की नहीं थी। लेकिन साथ में उसका चेहरा देखने में बहुत ही सुखद था, जो किसी भी कोण से दिल को झकझोर देता था। उसकी आभा किसी भी अन्य सुंदरी से अलग थी, जिसे अनगिनत अन्य सुंदरियों के बीच आसानी से पहचाना जा सकता था। यहाँ तक कि जो लोग चेहरे की दृष्टिहीनता से पीड़ित हैं, उन्हें भी उसके चेहरे को अन्य सुंदरियों के चेहरे से भ्रमित करना मुश्किल होगा। अगर हम अत्यधिक सुंदरता की बात कर रहे हैं, तो ज़ियाओ और ज़ियाना वास्तव में परिपूर्ण हैं। उनके चेहरे की बनावट, आकृति, बाल और त्वचा बेदाग थी, लेकिन उनकी सुंदरता बहुत ही परिपूर्ण थी, जिसमें मानवीय स्पर्श की कमी थी। बाई शेनफेई की सुंदरता शुद्ध लेकिन मानवीय इच्छा का स्पर्श लिए हुए केवल पहली नज़र में प्यार के रूप में वर्णित की जा सकती है। बेशक एक और मुहावरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, देखते ही कामुक विचार उठते हैं। अगर मैंने कल ये चेहरा देखा होता तो बुद्ध भी मुझे गलती करने से नहीं रोक पाते। मैंने खुद से सोचा, खुशी है कि मैंने कल रात उसका चेहरा नहीं देखा। क्या तुमने काफ़ी देखा है? बाई शेनफेई ने अपनी आंखें खोलीं और मुझे ठंडेपन से देखा। मुझे तुरंत लगा जैसे मेरे सिर पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो, जो एक पल पहले महसूस किए गए बहुत से आकर्षण को धो रही हो। अब अपनी आंखें खोलकर बाई शेनफेई ने एक बिल्कुल अलग आभा बिखेरी, अलग और अप्राप्य हो गई। इसने किसी भी अन्य विचार को दबा दिया। वह अभी भी सुंदर थी, लेकिन एक तरह से जो दूर की लग रही थी। मैं अजीब तरह से उठी। इस तरह की महिला पर जासूसी करना मेरे लिए पहली बार था। पहले मैं हमेशा खुलेआम देखता था। बड़ी बहन, आप जाग रही हैं, मैंने अपनी शर्मिंदगी को कम करने की कोशिश करते हुए लापरवाही से कहा। मेरा वादा पूरा हो गया है, अब आप जा सकती हैं, बाई शेनफेई ने वहीं लेटी हुई अपनी आवाज़ में ठंडक महसूस करते हुए कहा। खांसी, बड़ी बहन, फिर मैं विदा लेती हूँ। मुझे नहीं पता था कि और क्या कहना है और मैं तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। बाई शेनफेई के गाल लाल हो गए थे। वह बिल्कुल भी सोई नहीं थी। लिन शेन के अचानक पकड़ने से उसका दिमाग खाली हो गया था। एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि कैसे जवाब दे। वह बस इतना ही कर सकती थी कि वह जागी ही नहीं। नीचे से सामने के दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनकर बाई शेनफेई आखिरकार बिस्तर से उठी, तेजी से खिड़की के पास गई और वेनिस के पर्दों की दरारों से झांककर लिन शेन को जाते हुए देखा। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। बाई शेनफेई ने लिन शेन की निर्णायक कार्रवाई पर भरोसा किया ताकि वह अपने पीछे हटने और किसी भी अन्य विचार को खत्म कर सके।
आगे चाहे जो भी हो, उसके पास आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही आगे का रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा हो, वह केवल खून से लथपथ होकर आगे बढ़ सकती थी। उसने लिन शेन के अनुरोध पर सहमति जताई थी कि वह अन्य सभी विचारों को छोड़कर केवल अपना रास्ता बनाने पर ध्यान केंद्रित करे। लिन शेन अपने घर की ओर चल पड़ा। उसकी अभिव्यक्ति काफ़ी अजीब थी। उसने बाई शेनफेई के शरीर से अग्नि बीज प्राप्त किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने इसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया था। परफेक्ट सुपर बेस एवोल्यूशनरी सीड हेवन डिफाइंड बोन, मेरे लिए भाग्य एक गुजरते हुए बादल की तरह है। कोर से विद्रोही, मैं नश्वर धूल को चुनौती देता हूँ। एक पूर्ण हेवन डिफाइंड बोन ब्रह्मांड के कई प्रतिबंधों को तोड़ सकता है, किसी भी ब्रह्मांडीय कानूनों और आदेशों की बाधाओं से मुक्त। स्वर्ग को चुनौती देने वाली हड्डी रखने से व्यक्ति को जीवन आधार की अंतिम अवस्था में विकसित होने का मौका मिलता है, जो वर्तमान में 10% पूर्णता पर है। ये वास्तव में शक्तिशाली था। ये पूर्ण सुपर बेस एवोल्यूशनरी बीज वास्तव में असाधारण था। इसे लगभग अजेय के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हालांकि लिन शेन ने पाया कि वह इस बीज की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। करीब से निरीक्षण करने पर उसने पाया कि यह अधूरा था। केवल 10% पर इसका उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। इस 10% पूर्णता का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि मुझे बाई शेनफेई के साथ 9 बार और सोना होगा, या क्या बीज वाले 9 अन्य इंसान हैं जो मेरी फसल काटने का इंतजार कर रहे हैं? लिन शेन कुछ समय के लिए अनुमान लगाने में असमर्थ था। दोनों ही परिदृश्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। लिन शेन अब पछतावे से भर गया था। अगर उसे पता होता तो वह कुछ और बार सोने के लिए कहता। अब फिर से कोशिश करने का बहाना ढूंढना असंभव था। श्रीमान तियान, मुझे इस तरह के संघर्ष से क्यों गुजरना पड़ा? क्या आपको लगता है कि मैं पर्याप्त रूप से थका नहीं हूं? लिन शेन निराश हो गया। घर पर आकर लिन शेन ने उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस अंडे खाना जारी रखा और अपने बेस म्यूटेशन दर को बढ़ाने के लिए उन्हें और पचाता रहा। निकट भविष्य में उसके पास फिर से रियल्म किंग ग्रह पर जाने की कोई योजना नहीं थी। दफन किए गए ग्रीन क्रिस्टल अंडे काफ़ी समय तक दूसरों से सुरक्षित रहेंगे। वह खुद उन्हें लेने नहीं जा सकता था। अब जब पूरी दुनिया ने उन ग्रीन क्रिस्टल अंडों को देखा था, अगर वह उन्हें बड़ी मात्रा में बेचने की कोशिश करता तो कोई भी उसकी पहचान का अनुमान लगा सकता था। ऐसा लगता है कि मैं ग्रीन क्रिस्टल अंडों के इस बैच को आसानी से बाजार में नहीं बेच सकता। जब वेई वुफू वापस आएगा तो मैं पूछूंगा कि क्या उसके पास जाने के लिए कोई चैनल है। अगर वह इसे संभाल लेता है और उन्हें तियानचेन तक पहुंचा देता है तो शायद कोई भी इसे वापस मेरे पास नहीं ला पाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं ग्रीन क्रिस्टल अंडों के इस बैच के बदले में असेंशन के लिए प्राइमल एग प्राप्त कर सकता हूं। लिन शेन ने इस पर चर्चा करने के लिए वेई वुफू की वापसी का इंतजार करने की योजना बनाई। कई दिनों तक लिन शेन ने अपना समय प्रशिक्षण और सोने में बिताया, जिससे उसकी बेस म्यूटेशन दर लगातार बढ़ रही थी। लिन शेन ने अनुमान लगाया कि उन 4 लाल क्रिस्टल बेस म्यूटेशन अंडों के बिना भी वह 100% बेस म्यूटेशन दर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। ये गहरा लाल अंडा किस तरह के पालतू जानवर को जन्म देगा? लिन शेन ने हिचकिचाते हुए सोचा कि विशेष गहरे लाल अंडे को जन्म देना चाहिए या नहीं। कभी कभी ऐसे दुर्लभ बेस म्यूटेशन अंडे बिना अंडे के ही अधिक मूल्यवान हो सकते हैं, क्योंकि कई म्यूटेटर बेस म्यूटेशन के लिए इन शीर्ष स्तरीय वस्तुओं का उपयोग करना चाहेंगे। केवल अफसोस की बात यह थी कि वह नहीं जानता था कि इस अंडे से किस तरह का बेस वेरिएंट प्राणी जन्म लेगा और उसके पास कौन से सहज कौशल होंगे। उसने कल्पना की कि यह ब्लू क्रिस्टल वॉरियर या पर्पल क्रिस्टल वॉरियर श्रृंखला से बहुत अलग नहीं होगा। जब लिन शेन सोच रहा था तो उसकी छिपी हुई कलाई घड़ी अचानक कंपन करने लगी। घड़ी अपने आप क्यों कंपन करेगी? क्या ये कोई अजीब व्यक्ति आ रहा है? लिन शेन चौंक गया और जल्दी से घड़ी निकाली तो पाया कि उस पर एक संदेश लिखा था। तुम्हारे बिना दिन वाकई बोरिंग हैं। लिन शेन ने पाया कि यह वास्तव में एक टेक्स्ट मैसेज था, जिसके नीचे रेड हॉट एक लिखा हुआ था। यह क्या है? क्या ये हो सकता है कि घड़ी न केवल एक टेलीपोर्टर है बल्कि एक संचार उपकरण भी है? अगर ऐसा है तो ये संदेश किसी और से अजीब व्यक्ति के लिए होना चाहिए, लिन शेन ने संदेश को देखते हुए सोचा। इस लहजे के साथ संदेश भेजने वाले रेड हॉट और अजीब व्यक्ति के बीच का रिश्ता असामान्य होना चाहिए, और यह बहुत संभावना है कि वे एक दूसरे से संपर्क हो चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं संदेश का जवाब दे सकता हूं। थोड़ी देर तक फीचर का अध्ययन करने के बाद लिन शेन ने पाया कि वह वास्तव में संदेशों का जवाब दे सकता है। उसने संदेश को छुआ और घड़ी ने उत्तर देने के लिए एक आभासी प्रकाश छाया प्रक्षेपित की। लिन शेन ने संदेश का जवाब नहीं दिया। वह अभी भी संदिग्ध था, सोच रहा था कि क्या अजीब व्यक्ति को पता चल गया है कि वह मरा नहीं है और उसे लुभाने के लिए जाल बिछा रहा है। तुम कहाँ चले गए? तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? ये दुनिया वाकई बहुत बोरिंग है। जब कभी कभार मैं कुछ मुश्किल समस्याओं का सामना करता हूँ तभी मुझे थोड़ी खुशी महसूस होती है। ओह हाँ, हाल ही में मुझे एक दिलचस्प समस्या का सामना करना पड़ा।
मैं इसे आपके पास देखने के लिए भेज रहा हूँ। अगर आप अभी भी जीवित हैं तो इसे हल करें और मुझे संदेश के साथ वापस भेजें। एक और संदेश आया। घड़ी फिर से कंपन करने लगी। एक नया संदेश आया था। लिनशेन ने अभी पढ़ना समाप्त किया था जब उसकी घड़ी दूसरी बार कंपन करने लगी। इस बार संदेश पाठ नहीं बल्कि एक वीडियो क्लिप था, जिसे देखने के बाद लिनशेन कुछ हद तक चौंक गए। रेड हॉट के द्वारा बताई गई समस्या वास्तव में एक उंगली कौशल थी जो बहुत ही साधारण लग रही थी। वीडियो में एक व्यक्ति को उंगली कौशल का उपयोग करते हुए दिखाया गया था, जो कि केवल एक ही चाल थी जो बहुत सरल लग रही थी। पहले लिनशेन ने वास्तव में सोचा कि उंगली कौशल विशेष रूप से सरल था, लेकिन इसे कुछ बार देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि चीज़ें इतनी सीधी नहीं थीं। जो एक साधारण उंगली तकनीक की तरह लग रहा था, वास्तव में उसमें कई अप्रत्याशित परिवर्तन थे। लिनशेन को पहले इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन बाद में एक पाठ संदेश ने उन्हें समझा दिया कि इस साधारण चाल के भीतर बहुत सारे बदलाव थे। यहाँ मेरा समाधान है। मुझे लगता है आपकी चतुराई और समझदारी के साथ आपके पास एक बेहतर होना चाहिए। संदेश रेड हॉट ए के हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। ये रेड हॉट ए वास्तव में कौन है? उनका समाधान बहुत ही विचित्र और भयानक है। लिनशेन ने उनके समाधान के माध्यम से चाल के विभिन्न रूपों का अनुमान लगाया। जितना अधिक उसने खोज की, चाल उतनी ही रहस्यमय लग रही थी। फिर भी वह रेड हॉट ए की मार्शल आर्ट उपलब्धियों और साधना से चकित था। उनके समाधान का तरीका और भी अधिक विस्मयकारी था। केवल उस एक उंगली के कौशल और उसके संगत समाधान के साथ लिनशेन ने इसे कई बार देखा और फिर भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं सका। दिलचस्प, ये बहुत दिलचस्प है। वास्तव में उस अजीबोगरीब की उत्पत्ति क्या है? उसका दोस्त इतना दुर्जय है। ऐसा लगता है कि वह मेरी कल्पना से ज्यादा ताकतवर होगा। लिनशेन हैरान हो गया। हालांकि उसने रेड हॉट ए के संदेश का जवाब देने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय रेड हॉट ए द्वारा दिए गए समाधान से सीखना शुरू कर दिया। उसने पाया कि इस उंगली के कौशल में वास्तव में वेई वुफू द्वारा उसे सिखाई गई छुरा घोंपने की तकनीक से कुछ समानताएं थीं, लेकिन यह वेई की तकनीक से ज्यादा अजीब और अप्रत्याशित थी, जिसमें शक्ति उत्पादन की एक और भी रहस्यमय विधि थी। पेशेवर मामलों को पेशेवरों द्वारा संभाला जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि वेई कब वापस आएगा। ये वही काम है जो उसे करना चाहिए। लिनशेन ने खुद ही निष्कर्ष निकालने के लिए संघर्ष किया और वेई वुफू की वापसी के लिए तरस गया। उसके आसपास होने पर उलटफेर को शायद आसानी से समझा जा सकता है और लिनशेन को बस लाभ उठाने की आवश्यकता होगी। अच्छा, मैं अभी धीरे धीरे इसका अध्ययन करूंगा। यह नहीं जानते हुए कि वेई वुफू कब वापस आएगा, लिनशेन केवल अपने आप ही शोध शुरू कर सकता था। इन दिनों म्यूटेटर्स का एक नया बैच रियल्म किंग प्लैनेट में प्रवेश कर चुका था, जिसमें कई शीर्ष क्रिस्टल बेस पावरहाउस शामिल थे, जो स्वाभाविक रूप से किंग जिया को निशाना बना रहे थे। जुओ किंगलोंग ने पहले ही कई शीर्ष म्यूटेटर्स से संपर्क किया था, जो किंग जिया पर घात लगाकर हमला करने और उसे मारने का इरादा रखते थे। कई युवा प्रतिभाओं को पराजित करने और यहां तक कि मारे जाने के बाद जुओ किंगलोंग की टीम आखिरकार किंग जिया के स्थान पर पहुंच गई। जुओ किंगलोंग की कमान में विभिन्न कुलीन परिवारों के 1 दर्जन से अधिक शीर्ष म्यूटेटर्स ने एक साथ काम किया, लंबी दूरी के हमले किए और करीब से बचाव किया। एक युद्ध गठन की स्थापना की जिसने लगभग 1 दिन तक किंग जिया को घेरे रखा। हालांकि अंत में किंग जिया ने युद्ध गठन को तोड़ दिया, कई म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों को मार डाला और दुर्भाग्य से 2 म्यूटेटर शिकार बन गए, जबकि बाकी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। म्यूटेटर्स की लाशों पर खड़े खून से लथपथ किंग जिया ने भागते हुए जुओ किंगलोंग और अन्य लोगों को बीच की उंगली दिखाई, जिससे दुनिया भर के सभी इंसानों को शर्मिंदगी महसूस हुई। प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण ले रहे लिनशेन ने भी इस लड़ाई को देखा। प्रशिक्षक म्यू ने एक दुर्लभ कदम उठाते हुए उन्हें इस लड़ाई की पूरी प्रक्रिया को गंभीरता से देखने के लिए अपने प्रशिक्षण को रोकने की अनुमति दी। लिनशेन केवल इतना कह सकते थे कि जुओ किंगलोंग और अन्य लोगों की हार युद्ध में उनके आचरण के कारण नहीं थी। उन्होंने पहले ही काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि उनके सहयोग को दोषरहित नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें कोई गलती भी नहीं थी। उनकी हार का कारण सिर्फ इतना था कि किंग जिया बहुत शक्तिशाली था। जब किंग जिया के सिर पर सींग रोशनी से चमकते थे तो उसका शरीर नीले रंग की चमक की परत में लिपटा होता था। ऐसा लगता था मानो बाकी दुनिया उसकी तुलना में फीकी पड़ गई हो। किंग जिया की मुट्ठियों के नीचे मानव जाति के पसंदीदा बेटे शक्तिहीन लग रहे थे। उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस एक ही मुक्का से बिखर गए और यहाँ तक कि विशाल हाथी से भी बड़े क्रिस्टल जीवन रूप भी उसके मुक्का का सामना नहीं कर सके और फटकर बिखर गए। युद्ध गठन जो शुरू में उसे दबा सकता था, जल्दी ही बेकाबू हो गया। कुछ ही सांसों में एक टूटी हुई बांध की तरह ढह गया, क्योंकि हर एक को अपमानजनक तरीके से भागना पड़ा। अल्ट्रा बन जनजाति से उस किंग जिया के पास वास्तव में कुछ है। ये क्षमता को उत्तेजित करने के लिए किसी प्रकार का सहज कौशल होना चाहिए, है न? इसका प्रभाव गिफ्ट थ्योरी से बिल्कुल भी कम नहीं लगता, हे फैंग ने टिप्पणी की। ये गिफ्ट थ्योरी से भी अधिक समय तक रहता है। अगर बाय उसका सामना करे तो मुझे डर है कि यह एक कठिन लड़ाई होगी, लव यंग ने हमेशा की तरह निराशावादी ढंग से कहा।
बहुत मजबूत, लिंग लुओ की संक्षिप्त टिप्पणी थी। गति, शक्ति, कठोरता और कठोरता सभी बहुत बढ़ गई है, लेकिन मुख्य बात यह है कि सहनशक्ति भी बढ़ गई है, जो वास्तव में अवैज्ञानिक है। यदि क्षमता का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है तो सहनशक्ति कम होनी चाहिए, तियान बुकु और तियान बुनाओन ने अपने सामान्य तरीके से कहा, जैसे कि उनकी आवाज़ में प्रतिध्वनि प्रभाव हो। लिन शेन, आपको क्या लगता है? प्रशिक्षक म्यू ने लिन शेन की ओर देखा। यह एक असाइनमेंट था जो उन्होंने अपने शिष्यों को दिया था। लड़ाई देखने के बाद उन्हें अपना खुद का मूल्यांकन प्रदान करना था और न कि केवल अपने भाइयों की नकल करना था। मुझे समझ में नहीं आया, लिन शेन ने अपना सिर हिलाया। उसका मतलब था, क्योंकि उसके पास कुछ बुनियादी कौशल की कमी थी, वह जुओ किंगलोंग और अन्य लोगों की टीम की रणनीतियों को समझ नहीं पाया, इसलिए वह ठीक से नहीं देख पाया कि वे कहाँ विफल हुए, केवल ये कि किंग जिया अत्यधिक मजबूत लग रहा था। ये ठीक है, अगर आप नहीं समझते हैं तो मैं आपको इसका प्रत्यक्ष अनुभव करने दूंगा, प्रशिक्षक म्यू ने कहा। उनके होठों पर एक शैतानी मुस्कान रेंग रही थी। इस मुस्कान को देखकर हे फैंग, लिंग लुओ और अन्य लोग लगभग अवचेतन रूप से पीछे हट गए, लिन शेन को अकेले छोड़कर सामने। अच्छा, मुझे ऐसे छात्र पसंद हैं जो सक्रिय रूप से प्रगति चाहते हैं। आप प्रदर्शन करेंगे? प्रशिक्षक म्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या प्रदर्शन करें? लिन शेन को बुरा लगा और बोलते समय वह पीछे हट गया, लेकिन तब तक एक कदम बहुत देर हो चुकी थी। प्रदर्शन करें कि मार कैसे सहनी है? प्रशिक्षक म्यू ने उस पर मुक्का मारते हुए कहा। उसकी मुट्ठी किंग जिया की तरह ही तेज और क्रूर थी, और उसमें भी वही अजेय गति थी। लिन शेन को आखिरकार पूरी तरह से समझ आ गया, प्रशिक्षक म्यू का इरादा उसे अपने वरिष्ठ भाइयों को किंग जिया की मुक्का मारने की तकनीक दिखाने के लिए एक पंचिंग बैग के रूप में इस्तेमाल करना था। लिन शेन ने जल्दी से पीछे हटकर चकमा दिया, जबकि प्रशिक्षक म्यू ने जानबूझकर अपनी शक्ति और गति को नियंत्रित किया, किंग जिया की तरह ही मुक्के बनाए रखे, फिर भी लिन शेन की तुलना में केवल थोड़ा अधिक बल और वेग के साथ। प्रशिक्षक म्यू की मुट्ठियां तूफान की तरह उतरीं, जिससे लिन शेन को सोचने या चकमा देने का समय नहीं मिला, जिससे उसे केवल प्रतिवर्त के आधार पर अपनी बाहों से ब्लॉक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। समुद्र के प्रचंड प्रकोप की तरह अथक हमले में कमी आने का कोई संकेत नहीं दिखा, जिससे लिन शेन लगातार पीछे हटने को मजबूर हो गए। उनकी बाहें ऐसा महसूस कर रही थीं मानो वे निरंतर बमबारी के नीचे टूटने वाली थीं। जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं होने और यहां तक कि ब्लॉक करने के लिए भी भारी प्रयास की आवश्यकता होने के कारण वह केवल अधिकांश हमलों को कम करने के लिए पीछे हट सकता था। हालांकि पीछे हटने से वह प्रशिक्षक म्यू के आक्रमण से मुक्त नहीं हुआ, जो एक धार की तरह आगे बढ़ा। मुक्के लगातार भयंकर, तेज और मजबूत होते गए। लिन शेन को जल्दी ही एहसास हो गया कि प्रशिक्षक म्यू ने वास्तव में अपनी शक्ति या गति नहीं बढ़ाई थी। उसके मुक्के अधिक शक्तिशाली और तेज इसलिए लग रहे थे क्योंकि उसकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी। जैसे लहर दर लहर, शक्ति और वेग दोनों लगातार बढ़ रहे थे, इसलिए वे तेज और अधिक शक्तिशाली लग रहे थे। थप्पड़। लिन शेन की एक भुजा अब प्रशिक्षक म्यू की मुट्ठियों को रोक नहीं पा रही थी, और उन्हें रोकने के लिए उसे दोनों भुजाओं को आपस में मोड़ना पड़ा। इस मुक्के की ताकत ने लिन शेन को पीछे की ओर उड़ा दिया। जमीन पर गिरने से पहले वह 10 मीटर से अधिक दूर तक हवा में रहा, और तब भी उसका शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर लड़खड़ा रहा था, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे धकेल रही हो, जिससे उसके लिए पीछे हटना असंभव हो गया हो। लिन शेन को लगा जैसे कि उसे लहर दर लहर पीछे की ओर धकेल रही हो। अंततः वह नियंत्रण खो बैठा और जमीन पर गिर गया, रुकने से पहले 7 या 8 मीटर और लुढ़का। इस तकनीक को ओवरलैपिंग वेव स्किल कहा जाता है, जो किंग जिया द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य कौशल है। इसमें बल का संचय और शक्ति का निरंतर उछाल शामिल है। कोच म्यू ने लिन शेन को जमीन से ऊपर खींचा और ऐसा करते हुए समझाया। ऐसा लग रहा था कि किंग जिया के अंतिम विस्फोट ने जुओ किंगलोंग और अन्य लोगों के युद्ध गठन को तोड़ दिया, लेकिन वास्तव में इससे पहले किंग जिया ने पहले से ही काफी मात्रा में बल जमा कर लिया था, जिससे वह बांस की तरह टूटकर आगे निकल गया। कोच म्यू ने ओवरलैपिंग वेव स्किल की तकनीक और अभ्यास के बारे में विस्तार से बताया। सभी ने ध्यान से सुना, ये जानते हुए कि ओवरलैपिंग वेव स्किल में प्रशिक्षण के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, और यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे रातों रात हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा पर्याप्त प्रतिभा के बिना बल की तरंगों को लगातार जमा करना मुश्किल था। पहले की तुलना में अधिक मजबूत तरंगें बनाना तो दूर की बात है। शक्ति के प्रक्षेपवक्र के प्रति शक्ति और संवेदनशीलता के लिए प्रतिभा के अलावा सहनशक्ति ओवरलैपिंग वेव स्किल के अभ्यास में बहुत सहायता करती है। केवल तभी जब आपकी सहनशक्ति इतनी अच्छी हो कि आप बिना रुके कौशल का प्रदर्शन करते रहें, आप एक महत्वपूर्ण स्तर तक शक्ति और गति जमा कर सकते हैं। अपने व्याख्यान के इस भाग के दौरान कोच म्यू ने लिन शेन को देखा, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। लिन शेन का दिल अचानक से हिल गया। क्या ये हो सकता है कि प्रशिक्षक म्यू का मतलब यह है कि मैं ओवरलैपिंग वेव स्किल का अभ्यास करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हूँ? चूंकि प्रशिक्षक म्यू ने इसका संकेत दिया था, इसलिए लिन शेन ने ओवरलैपिंग वेव स्किल के अभ्यास विधि की व्याख्या पर तुरंत ध्यान केंद्रित किया, कोई भी विवरण नहीं छोड़ा। लिन शेन ने एक नोटबुक निकाली और प्रशिक्षक म्यू द्वारा समझाए गए मुख्य बिंदुओं और प्रमुख विवरणों को लिखा।
उनकी याददाश्त औसत दर्जे की थी और कभी कभी वे चीज़ें भूल जाते थे, इसलिए उन्हें लिखना सुरक्षित लगा। प्रशिक्षक म्यू ने समझाने के बाद लिनशेन ने जो लिखा था उस पर नज़र डाली और फिर उन्हें दौड़ने के लिए वापस भेज दिया। दौड़ने के बाद स्ट्रेचिंग और ध्यान कक्षाएं अपरिहार्य थीं, लेकिन निम्नलिखित कौशल सिद्धांत कक्षा को मुफ्त अभ्यास समय से बदल दिया गया था। लिनशेन को एक पंचिंग बैग मिला और उसने ओवरलैपिंग वेव स्किल का अभ्यास करना शुरू कर दिया। कार्यालय में प्रशिक्षक म्यू ने लिनशेन को गुप्त रूप से देखा और उसे ओवरलैपिंग वेव स्किल का अभ्यास करते हुए देखकर वह गर्व महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसका मार्गदर्शन व्यर्थ नहीं गया था। लेकिन कुछ देर देखने के बाद प्रशिक्षक म्यू की भौहें चूहा अक्षर की तरह सिकुड़ गईं। लिनशेन में अविश्वसनीय सहनशक्ति थी, लेकिन जब लड़ने के कौशल और प्रतिभा की बात आती थी तो वह सराहनीय नहीं था। खराब एक उपयुक्त वर्णन होगा। ओवरलैपिंग वेव स्किल में महारत हासिल करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए किसी को उस गति की भावना को खोजने की आवश्यकता होती थी जिसे दहलीज में प्रवेश करने के लिए माना जाता था। हालांकि लिनशेन को बार बार अभ्यास करते हुए देखने पर ऐसा कोई संकेत नहीं था कि उसने इसे समझ लिया है। वह शक्ति के प्रवाह को महसूस नहीं कर सकता था और स्वाभाविक रूप से इसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता था। गति को समझे बिना उसके लिए उस पर सवार होना और ओवरलैपिंग वेव स्किल की कैस्केडिंग शक्ति बनाना असंभव था। दूसरे शब्दों में, लिनशेन इतने लंबे समय से अभ्यास कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह अपना समय बर्बाद कर रहा था। गति को समझना शक्ति और अंतर्दृष्टि के प्रति व्यक्ति की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। लिनशेन में जो भी कमी थी वह इस अभ्यास के बाद भी केवल बलपूर्वक मुक्के मार रहा था, बिना किसी गति के। इतना बढ़िया शरीर, उसकी अंतर्दृष्टि और कौशल प्रतिभा इतनी खराब कैसे हो सकती है? प्रशिक्षक म्यू ने कुछ देर तक देखा और जितना अधिक उसने देखा उतना ही उसे लगा कि लिनशेन की प्रतिभा में बेतुकी कमी थी। लिन जियांगडोंग की तुलना में, जो युद्ध में तेजी से सीखने और बढ़ने में सक्षम था, लिनशेन की प्रतिभा दुनिया से अलग लग रही थी। प्रशिक्षक म्यू ने लिनशेन को वास्तविक ओवरलैपिंग वेव स्किल का अनुभव कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से कदम उठाया। अप्रत्याशित रूप से कई साथी प्रशिक्षुओं के बीच लिनशेन में अभी भी गति शुरू करने की सबसे कम समझ थी। हालांकि वे एक ही माँ से पैदा हुए हैं, दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? प्रशिक्षक म्यू ने लिनशेन को नहीं छोड़ा था। उनका हमेशा मानना था कि शिक्षण को व्यक्ति के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की प्रतिभा अलग अलग होती है। अगर इस क्षेत्र में लिनशेन की प्रतिभा में कमी थी तो वह दूसरे रास्ते पर विचार करेगा। लिनशेन की शारीरिक स्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से उसके लिए कोई उपयुक्त रास्ता होना चाहिए। प्रशिक्षक म्यू द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर लिनशेन ने वास्तव में आधे दिन तक अभ्यास में अपना दिल लगाया, लेकिन फिर भी सफलता का कोई संकेत नहीं दिखा। जब उसने देखा कि अन्य प्रशिक्षु कुछ प्रगति कर रहे हैं तो लिनशेन थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। ऐसा लगता है कि यह मेरे लिए नहीं है। हालांकि प्रशिक्षक म्यू ने कहा कि ओवरलैपिंग वेव स्किल का उपयोग करने के लिए सहनशक्ति एक संपत्ति है। मैं शुरुआती चरण से आगे नहीं बढ़ सकता और मुझे डर है कि भविष्य में कुछ भी हासिल करना मुश्किल होगा। ये सोचकर लिनशेन ने बस हार मान ली, थोड़ा पानी पीने के लिए अपने केबिन में वापस चला गया और फिर बिना किसी चिंता के आराम करने लगा। कमरे के अंदर एक रेडियो रखा गया था। लिनशेन ने इसे चालू किया, स्टेशन से विभिन्न समाचार प्रसारणों को सुनते हुए आराम से चाय पी। कुछ देर सुनने के बाद उसने कई रेडियो होस्ट को जुओ किंगलोंग की हार पर चर्चा करते हुए सुना। अधिकांश होस्ट आम आदमी थे। कुछ ने कहा कि जुओ किंगलोंग रणनीतिक रूप से विफल हो गया था। दूसरों ने दावा किया कि किंगजिया का बेस म्यूटेशन अजेय था, और फिर भी दूसरों ने तर्क दिया कि केवल ओयांग यूडू और बाई शेनफेई ही किंगजिया को हराने में सक्षम हो सकते हैं। वैसे भी कुछ देर सुनने के बाद उसने किसी भी होस्ट से ओवरलैपिंग वेव स्किल शब्द नहीं सुना। सब बकवास है। लिनशेन को काफ़ी ऊब महसूस हुई। उसने रेडियो बंद कर दिया और बाहर जाकर ओवरलैपिंग वेव स्किल का फिर से अभ्यास करने का फैसला किया। हालांकि उसकी प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं थी, शायद वह भाग्यशाली हो। लिनशेन अभी अभी प्रशिक्षण उपकरण क्षेत्र में पहुंचा था जब उसने बाई शेनफेई को बाहर से प्रशिक्षण शिविर में आते देखा। क्या मुझे इसे एक और प्रयास देना चाहिए? लेकिन मुझे क्या बहाना बनाना चाहिए? लिनशेन का मन स्वर्ग को चुनौती देने वाली अस्थि अग्नि बीज प्राप्त करने पर लगा हुआ था। बाई शेनफेई अब उसकी एकमात्र उम्मीद थी। आखिरकार इस बिंदु तक उसने अग्नि बीज के साथ एक दूसरे जीवित व्यक्ति को नहीं देखा था, इसलिए वह केवल बाई शेनफेई से इसे प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सोच सकता था। तुम यहाँ आओ। बाई शेनफेई सीधे लिनशेन के पास गया, एक संक्षिप्त वाक्य बोला, फिर मुड़ गया और छोटे केबिन की ओर चला गया।